वेलकम टू स्टॉक मार्केट कोर्स। ये कोर्स स्टार्ट करने के पहले मेरा स्वयं परिचय दूंगा। मैं अरुण कुमार, मैं एपी एकेडमी का फाउंडर हूँ। 6 साल का एक्सपीरियंस है। मैं जो सिखाऊंगा आपको प्रोफेशनल कोर्सेज सीए, सीएमए, सीएस, सीआईएमए, एसीसीए, सीएमए यूएस, सीपीए एंड सीएफए। मुझे गूगल रिव्यूज का भी टीच करने का एक्सपीरियंस है। मेरा एक स्टूडेंट ऑल इंडिया रैंक भी अचीव कर है। आप स्टॉक मार्केट कोर्स देखने से उसमें स्टॉक मार्केट का बेसिक्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, ऑप्शंस ट्रेडिंग एंड इंट्राडे, मास्टर द मार्केट। पहले हम स्टॉक मार्केट का बेसिक्स देखेंगे। 2023 सेंसस देखने से, वर्ल्ड वाइड देखने से बहुत लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उसमें यूएसए में 61%, ऑस्ट्रेलिया 51%, यूके 42%, चाइना 16%, इंडिया 9% ओनली। अगर ये 9% में देखने से केवल 1% लोग ये स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो रहे हैं, बाकी के 90% लोग अनसक्सेसफुली लूज हो रहे हैं। इसका कोई कारण है क्या? हाँ है। अगर प्राइमरी रीजन देखने से इन्वेस्टमेंट का अवेयरनेस कुछ भी नहीं है। ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं पता है? टेलीग्राम, फेसबुक, यूट्यूब और बाकी के सोशल मीडिया है ना, वो देखकर समझ रही है। सो अब आप देखने से यूएसए से कंपेयर करने से टोटल पॉपुलेशन 34 करोड़, उसमें से इन्वेस्ट करने वाले 61% है। ऑस्ट्रेलिया में 2.6 करोड़ है, उसमें से इन्वेस्ट करने वाले 51% लोग हैं। अगर इंडिया में देखने से 9% लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बाकी के 91% लोग क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में वो लोग ये पैसा किधर इन्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग देखेंगे। रियल एस्टेट में 51%, गोल्ड में 15.5%, बैंक डिपॉजिट्स 14% एंड सिक्योरिटीज में 9%। अगर हमारे देश में देखने से ज्यादा लोग रियल एस्टेट में ही इन्वेस्ट करेंगे, बहुत कम लोग सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सराउंडिंग इन्वेस्टमेंट देखने से और इंफ्रास्ट्रक्चर देखने से, अगर गोल्ड के बारे में देखने से उसका लिमिटेड सप्लाई है ना, इसी के लिए वैल्यू ज्यादा है। इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से ही बैंक का डिपॉजिट है ना, वो ज्यादा हो रहा है। अगर सिक्योरिटीज को देखने से वो इश्यूइंग कंपनी का परफॉर्मेंस से रिलेट होता है। जो डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसको जानने के लिए उसके अंदर जो भी फैक्टर्स है ना, वो सब कुछ जानना पड़ेगा। तभी आपको एक अच्छा आइडिया आएगा कहाँ इन्वेस्ट करना। अब देखो, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है। पहले आप सेविंग्स क्या होता है जानना पड़ेगा। सेविंग्स ए पर्टिकुलर अमाउंट है ना, वो सेविंग्स में रखना, क्योंकि भविष्य के लिए, उसको ही बोलते सेविंग्स। इन्वेस्टिंग, ये भी ज्यादा तक सेविंग्स है। इसमें आप हायर रिटर्न को एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप ध्यान से देखने से इसमें ज्यादा रिस्क भी है। आई मीन हाई रिटर्न हाई रिस्क, लेस रिटर्न लेस रिस्क, मीडियम रिटर्न मीडियम रिस्क, ऐसा ही रहेगा। इन्वेस्टमेंट आप देखने से सिक्योरिटीज, आई मीन शेयर्स, स्टॉक्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा, अकॉर्डिंग टू कंपनी होता है। अब हम एक एक देखेंगे। पहले शेयर्स, एक स्पेसिफिक कंपनी का यूनिट का ओनरशिप को शेयर्स बोलते हैं। मेरा मतलब एक स्पेसिफिक कंपनी में आपको शेयर रहने से तब कंपनी का एक पोर्शन आपके पास है। अगर आपको एग्जांपल कहूं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज में अगर आपको शेयर है, समझो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आपको एक पार्ट है। अब रिलायंस में 10 मिलियन शेयर्स रहने से आपको 10,000 शेयर्स रहेंगे। उसकी मतलब वो कंपनी में आपको 0.1% ओनरशिप शेयर है। अब देखेंगे अगला स्टॉक्स। अगर आप स्टॉक्स को देखने से उसका मतलब है आपको वो कंपनीज में एक से ज्यादा कंपनी में शेयर रहता। आई मीन ये ग्रुप ऑफ शेयर्स मल्टीपल कंपनीज में आप ओन कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, अगर आपको टाटा मोटर्स में, इन्फोसिस में और HDFC बैंक में, यही कंपनीज में अगर आपको स्टॉक है, समझो ये स्टॉक्स को ही आपको वेरियस कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कलेक्ट करना बोलते हैं। सिंपली स्टॉक देखने से कलेक्शन ऑफ शेयर्स। अगला डेरिवेटिव्स, एसेट्स, इंडेक्सेस और रेट्स, उसके वैल्यू के हिसाब से डेरिवेटिव्स रहते हैं ना, उसकी फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वो कंसिडर करते हैं। अगर आप देखने से बहुत रीतियों में वो यूज करते हैं। आई मीन हेडजिंग रिस्क, स्पेकुलेटिंग ऑन प्राइस मूवमेंट्स, ऐसे बहुत कुछ रहते हैं। टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, एक पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी रहता है ना, मोलने के लिए और भेजने के लिए एक एग्रीमेंट रहता ना, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, आई मीन प्री डिटरमिनेड प्राइस रहता ना, वो भी फ्यूचर में एक 2-3 महीने तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूचर में हेडजिंग के लिए यूज करेंगे। मेरा मतलब है कि प्राइसेस के लिए, नहीं तो स्पेकुलेटिव पर्पसेस के लिए। मेरा बोलने का मतलब है प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट लेने का। टाइप्स ऑफ फ्यूचर्स, उसमें क्या रहता? स्टॉक फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट्स बेस्ड ऑन इंडिविजुअल स्टॉक्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन द स्टॉक मार्केट इंडिसेस, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी,
पिन निफ्टी। कमोडिटी फ्यूचर्स देखने से फिजिकल कमोडिटीज का कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब है गोल्ड, ऑयल और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। करेंसी फ्यूचर्स करेंसी एक्सचेंज रेट के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं। इंटरेस्ट रेट फ्यूचर्स इंटरेस्ट रेट्स के मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं, नहीं तो बॉन्ड प्राइसेस। ऑप्शंस स्टॉक मार्केट में ऑप्शंस रहते हैं ना, फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स को रेट्स देता है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देता। ये ऑब्लिगेशन की मतलब कमिटमेंट, उसका मतलब है ना अंडरलाइंग एसेट्स है ना, मोलना और भेजना, स्टॉक ऑप्शंस और इंडेक्स ऑप्शंस। एक स्पेसिफाइड प्राइस, वो भी स्पेसिफाइड टाइम के अंदर, वीकली, मंथली, मैक्सिमम 3 मंथ्स का टाइम रहेगा। ऑप्शंस देखने से आपको 2 टाइप के ऑप्शंस रहते हैं, एक है कॉल ऑप्शन राइट टू बाय और अगला है पुट ऑप्शंस दैट इज राइट टू सेल। बेसिक्स की जानकारी रहना। स्टॉक मार्केट का मतलब क्या है? स्टॉक एक्सचेंज और स्टॉक इंडेक्स। स्टॉक मार्केट, स्टॉक का मतलब है कि एक प्रोसेस और फैसिलिटेशन। इन्वेस्टर्स है ना, वो कहां से स्टॉक्स मोलकर भेज रहे हैं। एक नॉर्मल सिनेरियो में बेस्ट एग्जांपल क्या होता देखेंगे। वेजिटेबल मार्केट देखने से वहां बायर्स ज्यादा रहते हैं, सेलर्स भी रहेंगे एक पर्टिकुलर मार्केट में। वो मार्केट को हम लोग वेजिटेबल मार्केट कहते हैं। वही हिसाब से आप इधर देखने से जो फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहा है ना, एनएससी और बीएससी, आई मीन शेयर्स है ना, वो एक्सचेंज करने का तरीका, बायर्स और सेलर्स। स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ बायर्स और सेलर्स ये इंटरमीडिएट के जरिए किसको कनेक्ट हो रहे हैं ना, एनएससी और बीएससी को। एनएससी है ना ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये बीएससी है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक इंडेक्स एक पर्टिकुलर कलेक्टिव परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए एक ग्रुप ऑफ स्टॉक्स को न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन जरिए यूज करेंगे। मेरा मतलब है कि निफ्टी 50 अप्रोक्सीमेटली 50 स्टॉक कंपनीज रहेंगे। सेंसेक्स वो भी 30 कंपनीज तक रहेंगे। निफ्टी आईटी कंपनी के रिलेटेड है। फिनेंस फिन निफ्टी वो देखने से फाइनेंस कंपनी का रिलेटेड है। बैंक निफ्टी बैंकिंग कंपनी को रिलेटेड होता है। उतना ही। इंडिया में रेगुलेटर कंपनी रहते हैं ना, वो कौन है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यही है ना इंडिया का रेगुलेटर ऑफ स्टॉक मार्केट। ये इंडिया में स्टॉक मार्केट को एफिशिएंटली ट्रांसपेरेंटली रहने के लिए मदद कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं है, पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट भी ध्यान में लेकर कंडक्ट कर रहे हैं। इंडिया में जो स्टॉक मार्केट है ना, स्टॉक मार्केट का पार्टिसिपेंट्स कौन है? इंडिया का स्टॉक मार्केट देखने से एक डायनेमिक है। डायनेमिक का मतलब है कि एक टाइप का चेंज, उसमें एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम, वैरायटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी रहेंगे। ये फंक्शनिंग में हर चीज को एक क्रूशियल रोल रहता है। उन लोग कौन है? रिटेल इन्वेस्टर्स। एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उनका सिक्योरिटी का अकाउंट मोल कर भेज रहे हैं ना, उनको ही रिटेल इन्वेस्टर्स कहते हैं। उनको देखने से स्मॉल ट्रांजैक्शंस के कैटेगरी में उनको रखते हैं। वो इन्वेस्टमेंट देखने से टिपिकली वो लोग है ना पर्सनल फाइनेंशियल गोल्स के लिए रहते हैं, मतलब है कि रिटायरमेंट और एजुकेशन पर्पस के लिए। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इसमें देखने से ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स, मेरा मतलब है कि म्यूचुअल फंड्स, एक उदाहरण देखेंगे। मल्टीपल इन्वेस्टर से मनी कलेक्ट कर उसमें एक पर्टिकुलर एवरेज लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज, इसमें क्या होता है ना, पॉलिसी होल्डर से प्रीमियम कलेक्ट कर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद तभी हमको रिटर्न्स जनरेट होते हैं। एग्जाम्पल LIC पेंशन फंड्स, इसमें रिटायरमेंट फंड्स लेकर ज्यादा तक एसेट्स में डालेंगे, नहीं तो स्टॉक्स में डालेंगे। बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सरप्लस फंड्स है ना, ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। हेज फंड्स, एम्प्लॉयज कई स्ट्रैटेजीज लेकर उनके रिटर्न्स के लिए इन्वेस्टर से मोलने के लिए। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है ना, मतलब एंटिटीज, मतलब है एस्टैब्लिशर और इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। आई मीन इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स है ना, उसमें इन्वेस्ट करने के लिए प्रपोजल। वो इंडियन स्टॉक मार्केट में एक प्रमुख रोल प्ले कर रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेंड रहता ना, उसके हिसाब से लार्ज वॉल्यूम ऑफ इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर रहे हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, ये डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखने से ये विद इन इंडिया में रहते हैं। उसमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और बैंक्स भी रहते हैं। सिर्फ वही नहीं, एक पर्टिकुलर टाइम में हेवी फॉरेन आउटसोर्स से FII को काउंटर बैलेंस एक्ट होता है। प्रमोटर्स, ये प्रमोटर्स क्या होते ना, इंडिविजुअल्स और एंटिटीज रहते हैं। एंटिटीज माने कंपनीज, वो एक कंपनी को एस्टैब्लिश कर एक सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ शेयर को होल्ड करते हैं। मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ द कंपनी को एक प्रमुख भूमिका वो देते हैं। स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन क्या होता है ना, लॉन्ग टर्म विजन। ब्रोकर्स एंड सब ब्रोकर्स, ब्रोकर्स माने इंटरमीडिएट्स होते हैं।
क्लाइंट के बदले ये स्टॉक्स को भेजना और मोलना फैसिलिटेट करेंगे। सब ब्रोकर्स माने ये ट्रांजैक्शंस करने के लिए ब्रोकर्स को सहाय करेंगे। ये सर्विस करते ना उसके लिए कमीशन और ब्रोकरेज बोलते ना उनका सर्विस मिलता है। मार्केट मेकर्स, ये मार्केट मेकर्स क्या होते हैं ना, स्टॉक एक्सचेंज रहता है ना वो कंपनी इनको एम्प्लॉय करता है। वो लोग है ना ये स्टॉक लिक्विडिटी और मार्केट का ट्रेड वॉल्यूम इंप्रूव करते हैं। वो कभी भी सिक्योरिटीज में बायर और सेलर को ध्यान में लेकर देखभाल करेंगे। अब ध्यान से देखने से प्राइस कम करने के लिए बहुत सहाय होता है। एक एग्जाम्पल के लिए आशीष धवन, राधा कृष्णा दमानी, शेयर इंडिया सिक्योरिटीज लिमिटेड, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, यही लोग हैं ना इंडियन स्टॉक मार्केट में मार्केट मेकर्स। स्टॉक एक्सचेंजेस, ये स्टॉक एक्सचेंज है ना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, यही ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज को एक प्लेटफॉर्म है। ये लोग है ना फेयर और ट्रांसपेरेंट ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस को ध्यान रखते हैं। सिर्फ वही नहीं, सेबी के जरिए ये रेगुलेट होता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अब रेगुलेटर्स कौन है देखेंगे, सेबी, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब है द प्राइमरी रेगुलेटरी बॉडी सिक्योरिटीज मार्केट ऑफ इंडिया को देखभाल करते हैं। ये सेबी का भूमिका देखेंगे, ये इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं। उसके बाद प्रमोट और सिक्योरिटीज मार्केट को रेगुलेट करते हैं। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को वही प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। आरबीआई का रेगुलेटरी देखने से एंटिटी माने बैंक्स, एनबीएफसी, वो भी स्टॉक मार्केट जैसा एक्टिव रहता है। क्लियरिंग हाउसेस एंड डिपॉजिटरीज, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, बायर्स को सेलर्स को इंटरमीडियरी रहकर स्मूथ सेटलमेंट ट्रेडर, ये प्रक्रिया को एंश्योर करना होता है। काउंटर पार्टियों का रिस्क को रिड्यूस करना, सेटलमेंट ऑफ ट्रेड्स को गारंटी देते हैं। डिपॉजिटरीज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के जरिए होल्डिंग एंड ट्रांसफरिंग सिक्योरिटीज को बोलकर डिपॉजिटरी सर्विसेज के देंगे। इंडिया में सबसे बढ़कर दो मेन डिपॉजिटरीज कौन है ना, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड और सीडीएसएल सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। अगला स्पेकुलेटर्स एंड ट्रेडर्स, ये स्पेकुलेटर्स ट्रेडर्स में सिक्योरिटीज फ्रीक्वेंटली मोलकर भेजते रहते, शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट्स के जरिए प्रॉफिट लेते हैं। मार्केट में लिक्विडिटी देने जैसे एक क्रूशियल रोल ये प्ले करते हैं। अब देखेंगे अंडरराइटर्स। अंडरराइटर्स को देखने से टिपिकली ये इन्वेस्टमेंट बैंक्स होते हैं और फिनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स होते हैं ना, वो गारंटी सेल ऑफ द कंपनी का ये लोग अनसोल्ड शेयर्स मोलते हैं। मार्केट के अंदर कंपनीज का रेस कैपिटल रहता है ना, उसको रेस करने में मदद करते हैं। अब मेन टॉपिक देखेंगे, सिक्योरिटीज का मतलब क्या है। सिक्योरिटीज माने ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको एक कंपनी और गवर्नमेंट इश्यू करते हैं। उसमें देखने से ओनरशिप, डेप्ट या एबिलिटी टू परचेज, सेल या ट्रेड का मतलब होता है। ट्रेडेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स माने शेयर्स, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स मोलना या भेजना। अब सिक्योरिटीज मार्केट क्या है जानेंगे। सिक्योरिटीज मार्केट के जगह में एक सिक्योरिटी का बायर्स और सेलर्स, वो शेयर्स का परचेज करने का, सेल करने का ट्रांजैक्शंस होता है। उसमें वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एनेबलिंग कॉर्पोरेट्स और एंटरप्रेन्योर्स इसका कंपनी का रिसोर्स से बहुत इंप्रूव करते हैं। इसका मतलब है कि जो आइडियल रिसोर्सेस रहते हैं ना, कॉर्पोरेट्स को ये लोग है ना ट्रांसफर करते रहते हैं। इसको ही सिक्योरिटीज मार्केट कहते हैं। सिक्योरिटी मार्केट में चैनल्स भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब है कि रीअलोकेशन ऑफ सेविंग्स ये होते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स और एंटरप्रेन्योरशिप। सिक्योरिटी मार्केट्स दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट, इसमें देखने से कंपनी उनके शेयर्स को इन्वेस्टर्स को सेल कर सकती है, वो होता है पब्लिक के लिए। सेकेंडरी मार्केट देखने से एग्जिस्टिंग शेयर्स सब भी इन्वेस्टर्स के जरिए ही ट्रेड होता है। इसका अर्थ है वो लोग ऑलरेडी प्राइमरी मार्केट को परचेस कर दिए, वो शेयर्स का ट्रेडिंग होता है ना, वही है सेकेंडरी मार्केट। यहाँ आप देखने से एग्जिस्टिंग शेयर्स सब भी इन्वेस्टर्स के जरिए ही ट्रेड होता है। एक इन्वेस्टर से और एक इन्वेस्टर से, उससे और एक को। सेकेंडरी मार्केट को ही स्टॉक मार्केट भी कहते हैं। क्यों? कंपनी के लोग कैपिटल के लिए रेस कर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन होता है कि ग्रो और एक्सपेंड होता ना, ये बिजनेस के अंदर चलता है। इंडियन स्टॉक मार्केट में प्राइमरी मार्केट है ना, कैसा भी रेस करते हैं देखेंगे। प्राइमरी मार्केट में ये कैपिटल कैसा रेस करे देखने से कंपनीज नया सिक्योरिटीज को इश्यू करते हैं, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, जो पहली बार इन्वेस्ट करते हैं ना उनके लिए।
ये प्रोसेस क्यों करते हैं आपको पता है? बिजनेस का एक्सपेंशन रहता है ना, फंड्स के जरिए रेस करने के लिए, इनोवेशन और अदर फाइनेंशियल नीड्स के लिए। कंपनीज को अब टिपिकली देखने से इन्वेस्टमेंट बैंक और अंडरराइटर्स के जरिए कुछ ऑफरिंग है ना, ये फैसिलिटेट करने के लिए ले रहे हैं। इन्वेस्टर्स को देखने से ये प्राइमरी मार्केट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी ये न्यूली इशूड सिक्योरिटीज रहते हैं ना, उसको परचेस करने के लिए, वो भी डायरेक्टली कंपनी के जरिए। वो जो कैपिटल देते हैं ना, उसके जरिए फ्यूल का ग्रोथ और डेवलपमेंट भी ज्यादा कर सकते हैं। ये प्रोसेस देखने से जो कंपनी फंड्स के लिए इंतजार करते रहते ना, जो अपॉर्चुनिटीज के लिए इन्वेस्टर्स इंतजार करते ना, ये सब लोग प्रॉमिसिंग वेंचर्स में ही इन्वेस्ट करते हैं। बहुत मेथड्स के जरिए इंडियन स्टॉक मार्केट में कंपनीज उनके कैपिटल को प्राइमरी मार्केट के जरिए ज्यादा कर सकते हैं। वो क्या है आप देखेंगे। इसमें पहले होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ का मतलब है एक कंपनी उनके शेयर को पहली बार पब्लिक को ऑफर कर रहा है। वैसे ही इन्वेस्टर्स को नया शेयर्स है ना, ये इन्वेस्ट करने के लिए वैसे ही कंपनी को डायरेक्टली प्रोसीड कर सकते हैं। इसके अंदर और किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता। आईपीओ को ज्यादा कौन यूज कर रहा है देखने से, ग्रोइंग कंपनीज, मतलब स्टार्टअप्स, मतलब सब्सटैंशियल कैपिटल को एक्सपेंड करने के लिए और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये लिक्विडिटी प्रोवाइड करने के लिए। अगला है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ जैसे ये एफपीओ भी होता है, एडिशनल शेयर्स होते ना, ये पब्लिक को ऑफर करने में, मतलब एक कंपनी होती है ना, वो पब्लिकली ट्रेड करती है। एफपीओ को देखने से उसको हम बहुत कॉर्पोरेट को यूज कर सकते हैं। उसमें डेब्ट और रीपेमेंट, एक्विजिशंस मतलब परचेस, और फर्दर एक्सपेंशन मतलब और एक कंपनी को परचेस करने जैसा। राइट्स इश्यू क्या है ना, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स एक पर्टिकुलर डिस्काउंट प्राइस में एडिशनल शेयर्स को डायरेक्टली कंपनी से ही मोलते हैं। ये मेथड में देखने से शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली एक अपॉर्चुनिटी मिलता है। कंपनी के जरिए उनका ओनरशिप परसेंटेज को भी मेंटेन कर सकते हैं। उसके साथ मिलाकर और एडिशनल कैपिटल भी वो रेस कर सकते हैं। ओनरशिप को कुछ भी तकलीफ नहीं। अब राइट्स इश्यू का एक एग्जांपल हम देखेंगे। मुझको रिलायंस कंपनी में 10,000 शेयर्स है। रिलायंस कंपनी में देखने से 1 लाख शेयर्स है। अगर आप देखने से मुझे रिलायंस कंपनी में 10% ओनरशिप भी है। अगर रिलायंस कंपनी को एडिशनली 1 लाख शेयर्स इश्यू करे समझो, अब मैं उसको परचेज नहीं कर रहा हूं, फिर तब क्या होगा? सिर्फ 5% रहेगा। क्यों? टोटल कैपिटल का रिलायंस शेयर क्या है ना, 2 लाख शेयर्स। मेरा शेयर कितना है पता है? 10,000 शेयर्स। वो कितना होता है? 5%। तो मेरा ओनरशिप को मेंटेन करने के लिए तो मैं एडिशनली थोड़े शेयर्स को मोलना पड़ता है। उसके लिए उसको राइट्स इश्यू कहते हैं। इसके लिए इस टाइप का इश्यू को राइट्स इश्यू कहते हैं। इसके लिए हम कभी भी ओनरशिप को मेंटेन करना, पहले हम कितना मेंटेन करते हैं ना, फ्यूचर में भी हम उतना ही अर्न कर सकते हैं। अगला प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। थोड़े पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को शेयर्स इश्यू कर एक कंपनी का कैपिटल को रेज कर सकते हैं। वो क्या है पता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, वो भी प्रेफरेंशियल बेसिस। ये पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स है ना, ये कंपनीज के लिए जल्दी से फंड्स रेज करने के लिए मेथड है। वो भी एक लेंथी प्रोसेस बिना पब्लिक ऑफरिंग में रहेगा। वो लोग स्पेसिफिकली सेलेक्ट करते हैं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। एक क्वालिटी इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट क्या है ना, पर्टिकुलर कंपनीज रहते हैं ना, वो सिक्योरिटीज इश्यू करते हैं ना, वैसा वो इक्विटी शेयर्स या कन्वर्टेबल सिक्योरिटीज टू क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, वो भी प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट को सबसे ज्यादा कौन यूज करते हैं पता है? इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के जरिए थोड़े एस्टेब्लिश कंपनी उनके कैपिटल को एफिशिएंटली रेज कर सकते हैं। प्राइवेट प्लेसमेंट पर्टिकुलर सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स के जरिए सिक्योरिटीज ऑफर कर पर्टिकुलरली प्राइवेट प्लेसमेंट्स के जरिए कंपनीज उनके कैपिटल को रेज कर सकते हैं। वो क्या है ना, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स या प्राइवेट इक्विटी फर्म्स। पब्लिक ऑफरिंग से भी प्राइवेट प्लेसमेंट्स टिपिकली बहुत कम रहते हैं। सिर्फ वही नहीं, थोड़े कंपनी से ना वो फ्लेक्सिबिलिटी भी ऑफर करते हैं। कंक्लूजन, इसमें हर मेथड को एक एडवांटेज रहता है, वैसा ही कंसिडरेशन भी रहता है और कंपनीज को देखने से वो मोस्ट सूटेबल ऑप्शन को ही सेलेक्ट करते हैं। वो भी उनका स्पेसिफिक कैपिटल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी कंसिडरेशंस और मार्केट कंडीशंस भी। यहाँ कुछ कंपनी को एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट रहता क्या?
यहाँ दो एक्सचेंजेस है, एक है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। पहले नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग होने के लिए कौन से एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स होते हैं? एनएससी में ये कंपनी को लिस्टिंग आउट करने के लिए उसके लिए एक स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। वो क्या होता है ना, वो फाइनेंशियल हेल्थ और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स। एनएससी में लिस्टिंग करने के लिए की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होते हैं देखेंगे। पहले वाला इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी ड्यूली इनकॉर्पोरेटेड करना चाहती है तो वो कंपनी 1956 या 2013 का इंडिया एक्ट में रहना, वो भी इंडिया के अंदर। अगर वो इंडिया से बाहर है, वहां के रूल के हिसाब वो रहना पड़ेगा। ये कंपनी का एक्ट का मतलब है कि 2013 के हिसाब से रहना, वही उसका एलिजिबिलिटी है। और दूसरा वाला पेड अप कैपिटल। एक एप्लीकेंट कंपनी का पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल होता ना, उसका फेस वैल्यू 10,000 करोड़ से कम नहीं रहता। वैसा ही आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखने से कम 25 करोड़ रहेगा। अब आप स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का प्लेटफॉर्म देखने से उसका पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल रहता ना, वो कम से कम 1 करोड़ रहना। अगला वाला नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। मेन बोर्ड लिस्टिंग देखने से एक कंपनी का नेटवर्थ कम से कम 1 करोड़ होना चाहिए, वो भी इंपॉर्टेंटली पिछले 3 साल से। और उसका डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट्स रिकॉर्ड देखने से पिछले 5 साल में कम से कम 3 रहना चाहिए। मेरा मतलब है कि नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी बहुत पॉजिटिव रहना। एसएमई प्लेटफॉर्म देखने से वो कंपनी जरूर पॉजिटिव नेटवर्थ रहना। पब्लिक शेयर होल्डिंग। एक कंपनी को कम से कम 20% पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल रहना, वो भी पब्लिक में रहना। कम से कम 1000 पब्लिक शेयर होल्डर्स रहना। ट्रैक रिकॉर्ड चाहिए? हाँ, जरूर चाहिए। मेन बोर्ड लिस्टिंग के लिए कोई भी कंपनी कम से कम 3 सालों का कंसिस्टेंट ऑपरेशंस दिखाना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड बताना। उसके बाद डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स को सेबी कभी भी डीबार कर नहीं रहना। यहाँ ऑपरेशंस मीन्स बिजनेस एक्टिविटीज। एसएमई प्लेटफॉर्म का मतलब है एक कंपनी कम से कम 3 सालों का ऑपरेशन रिकॉर्ड ट्रैक कर रखना। अगर समझो इनसफिशिएंट ट्रैक रिकॉर्ड रहने से उनका नेटवर्थ कम से कम 3 करोड़ रहना चाहिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब एक कंपनी का मैनेजमेंट। सिंपल। कौन? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब गवर्नेंस के जरिए शेयर करने वाले। एक कंपनी में कंपल्सरीली कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट को मीट करना, वो भी सेबी के जरिए स्टिपुलेट कर रहेगा। उसके साथ पर्टिकुलरली नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स ऑन द बोर्ड और उसके बहुत कमिटीज लाइक ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। अगला ड्यू डिलीजेंस। ये ड्यू डिलीजेंस रिपोर्ट है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स के पास रिकॉर्ड होना। वो रिपोर्ट कंपल्सरीली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना, वो कंप्लीट कर रिकॉर्ड करना, तभी वो लिस्टिंग के लिए सूटेबल होता। अगला डॉक्यूमेंटेशन। एक कंपनी बहुत डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। मेरा मतलब सिर्फ लिमिटेड को नहीं। अगर आप देखने से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? वो कंपनी का इश्यूइंग समरी होता है। पिछले 3 सालों का एनुअल रिपोर्ट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कॉम्प्लायंस रिपोर्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इस जैसे डॉक्यूमेंट से लिस्टिंग के लिए जरूरत पड़ते हैं। लिस्टिंग एग्रीमेंट। एक कंपनी कंपल्सरीली ये लिस्टिंग एग्रीमेंट में होना है, वो भी एनएससी के जरिए। सिर्फ वही नहीं है, एक कंपनी को कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की स्टिपुलेटेड भी रहना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स। आईपीओ ग्रेडिंग। इसमें एडवाइजेबल विषय क्या है पता है? एक कंपनी कंपल्सरीली आईपीओ ग्रेडिंग में रहना चाहिए और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में सेबी में रजिस्टर होना चाहिए। फिर भी वो मैंडेटरी नहीं है। लॉक इन पीरियड। सेबी रेगुलेशंस देखने से प्रमोटर्स उनके शेयर सब्जेक्ट को लॉक इन पीरियड में रखते। कंक्लूजन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए एक कंपनी का क्रूशियल सक्सेस रहता है ना, वो भी एनएससी शेयर के अंदर। लिस्टिंग को देखने से सिर्फ कैपिटल को ही एक्सेस नहीं है, उससे मिलकर कंपनी का विजिबिलिटी और मार्केट में जो क्रेडिबिलिटी रहता है ना, वो भी एनहांस करेगा।
इधर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे, कोई भी कंपनी को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग करने के लिए स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करना चाहिए। ये क्राइटेरिया क्या होता है? ये कंपनी का एक सर्टेन लेवल रहता है ना, मतलब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स और पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ एक्सचेंजेस भी। अगर आप की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स देखने से बीएसई में क्या होता है देखेंगे। नंबर 1, इनकॉर्पोरेशन। एक कंपनी ड्यूली इनकॉर्पोरेट करने का मतलब होता है कि कंपनीज एक्ट का 1956 और 2013 वो भी इंडिया में। अगर वही फॉरेन कंपनीज रहने से उनके रिलेवेंट लॉस को फुलफिल करना पड़ता है। पेड अप कैपिटल। मेन बोर्ड लिस्टिंग में देखने से एक एप्लीकेंट कंपनी का पोस्ट इश्यू पेड अप कैपिटल होता ना, उसका फेस वैल्यू 10,000 करोड़ से कम नहीं रहता। वैसा ही आप मार्केट कैपिटलाइजेशन को देखने से कम 25 करोड़ रहेगा। नेट टैंजिबल एसेट्स। एक कंपनी को जरूर टैंजिबल एसेट्स रहना चाहिए, कम से कम 3 करोड़ रहना चाहिए, वो भी पिछले 3 साल के अंदर। एटलीस्ट लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स का बताना चाहिए। हम अब वो टैंजिबल एसेट्स को देखे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी। एक कंपनी को कंपल्सरी उनका ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन करना चाहिए, कम से कम 5 साल में 3 साल की रहना चाहिए। उनका नेट वर्थ कम से कम 5 करोड़ रहना चाहिए। पब्लिक शेयर होल्डिंग। ये कंपनी का कम से कम 25% पोस्ट इश्यू पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल वो पब्लिक शेयर होल्डर्स का बताना चाहिए। मेरा बोलने की मतलब आईपीओ के बाद देखने से कम 1000 पब्लिक शेयर होल्डर्स को बताना चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड। आप ट्रैक रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना चाहिए। हर कंपनी ये ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर मेंटेन करना, मतलब एक पर्टिकुलर मैनेजमेंट का ऑपरेशंस बताना चाहिए, वो भी 3 साल का रिकॉर्ड्स बताना चाहिए। यहाँ ऑपरेशन का मतलब है बिजनेस एक्टिविटीज। अगर वो कंपनी का नाम कुछ चेंज करने से पिछले 1 साल में जो नया नाम है ना, वो नाम के ऊपर 50% मिनिमम रेवेन्यू प्रीसीडिंग होना चाहिए। नेक्स्ट, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उसका मतलब है कि एक कंपनी का गवर्नेंस। अगर एक कंपनी को देखने से एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रहना, वो भी सेबी के जरिए। उसके साथ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स भी बोर्ड पर रहना चाहिए। उसके साथ वेरियस कमिटीज भी फॉर्म करना, मतलब ऑडिट कमिटी, नॉमिनेशन एंड रेम्यूनरेशन कमिटी। ड्यू डिलिजेंस। ये ड्यू डिलिजेंस रिपोर्ट है ना, ये सेबी रजिस्टर्ड मर्चेंट बैंकर्स के पास रिकॉर्ड होना। वो रिपोर्ट कंपल्सरीली रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं ना, वो कंप्लीट कर रिकॉर्ड करना, तभी वो लिस्टिंग के लिए सूटेबल होता। अगला, डॉक्यूमेंटेशन। एक कंपनी बहुत डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है। मेरा मतलब सिर्फ लिमिटेड को नहीं। अगर आप देखने से ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस या रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, पिछले 3 साल के एनुअल रिपोर्ट्स, मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस कंप्लायंस रिपोर्ट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लिस्टिंग एग्रीमेंट। एक कंपनी कंपल्सरीली ये लिस्टिंग एग्रीमेंट में होना है, वो भी बीएसई के जरिए। सिर्फ वही नहीं है, एक कंपनी को कंटिन्यूस लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स की स्टिपुलेटेड भी रहना चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट्स, आईपीओ ग्रेडिंग। इसमें एडवाइजेबल विषय क्या है पता है? एक कंपनी कंपल्सरीली आईपीओ ग्रेडिंग में रहना चाहिए और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी में सेबी में रजिस्टर होना चाहिए। फिर भी वो मैंडेटरी नहीं है। लॉक इन पीरियड। सेबी रेगुलेशंस देखने से प्रमोटर्स उनके शेयर सब्जेक्ट को लॉक इन पीरियड में रखते। कंक्लूजन, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करने के लिए एक कंपनी का क्रूशियल सक्सेस को, वो भी बीएसई में। अगर लिस्टिंग देखने से वो एक्सेस सिर्फ कैपिटल के लिए नहीं, उसके साथ मिलाकर कंपनी का विजिबिलिटी, क्रेडिबिलिटी और मार्केट का वैल्यूएशन भी। क्यों
स्टॉक मार्केट में कंपनी लिस्टिंग होना चाहिए। क्यों एक कंपनी को स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग होना चाहिए बोल रहे हैं ना, उसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक रीजंस है। वो स्ट्रैटेजी क्या है पता है? लॉन्ग टर्म है। यहाँ देखने से प्राइमरी मोटिवेशंस है ना, वो पब्लिक को जाने के लिए कंपनी का डिसीजन होता है। रेज कैपिटल, एक्सेस टू फंड्स, पब्लिक को शेयर्स इश्यू करने के जरिए एक स्पेसिफिक कंपनी उनका सिग्निफिकेंट अमाउंट का कैपिटल रहेगा ना, वो लेकर वो फंड एक्सपेंशन, रिसर्च के लिए, डेवलपमेंट के लिए, एक्विजिशंस और पे ऑफ एग्जिस्टिंग डेब्ट के लिए यूज करेंगे। ये एक्विजिशंस है ना, ये अदर कंपनीज को परचेस करने के लिए। लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक पब्लिक कंपनी को देखने से उनका कैपिटल को रेज कर सकते हैं, वो भी लोअर कॉस्ट कंपैरिजन प्राइवेट फंडिंग सोर्सेज को देखकर, मतलब वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी और थ्रू बैंक लोन्स। एनहांस लिक्विडिटी, मार्केटेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब पर्टिकुलर लिक्विड मार्केट ये कंपनी का शेयर होता है, वही जैसे शेयर होल्डर्स आसान से शेयर्स को मोल सकते हैं और भेज सकते हैं। एग्जिट स्ट्रैटेजी फॉर इन्वेस्टर्स, अगर आप एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर को देखने से इंक्लूडिंग फाउंडर्स अर्ली स्टेज में जो इन्वेस्ट करते हैं ना, उनके शेयर्स को मार्केट में आसान से सेल कर सकते हैं, मतलब स्टॉक मार्केट। इंक्रीज ऑफ विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी, ब्रांड रिकॉग्निशन, एक पब्लिक लिस्टिंग को देखने से सिग्निफिकेंटली वो कंपनी का विजिबिलिटी बढ़ा सकते हैं। उसके साथ ब्रांड रिकॉग्निशन, कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, सप्लायर्स और बिजनेस पार्टनर्स को भी। क्रेडिबिलिटी एंड प्रेस्टीज, ये कंपनी का क्रेडिबिलिटी रेप्यूटेबल स्टॉक एक्सचेंज को इंप्रूव कर सकता है। अगर आप प्रेस्टीज को देखने से स्ट्रिंजेंट रेगुलेटरी और रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है। डाइवर्सिफाई ओनरशिप, ब्रॉडन ओनरशिप बेस, पब्लिक को पहुंचाने के लिए एक कंपनी उसका ओनरशिप को ब्रॉडन करता है, वैसा ही लार्ज ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को उनके शेयर्स को डिस्ट्रीब्यूटिंग करते हैं। उसमें और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, म्यूचुअल फंड्स और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, सिर्फ प्रमोटर्स ही नहीं, तब भी कोई लोग रहते हैं। एम्प्लॉई इंसेंटिव्स, पब्लिक कंपनीज अपने स्टॉक ऑप्शंस में अपने एम्प्लॉइज कंपेंसेशन पैकेज के जरिए वो एम्प्लॉय का जो भी इंटरेस्ट रहता ना उसको ऐलान करेगा। सो ये कंपनी क्या कर रहा है ना, शेयर्स नहीं एम्प्लॉयज को इश्यू करता है, वो भी स्टॉक ऑप्शन के जरिए। फैसिलिटेट ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, फंडिंग ग्रोथ इनिशिएटिव्स, आईपीओ के जरिए जो कैपिटल रेज होता ना वो कैसा यूज करना वो बताऊंगा। फंड ग्रोथिंग इनिशिएटिव्स रहते ना, वो नया प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए या एक्सपैंडिंग एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस। मर्जर एंड एक्विजिशंस, जो पब्लिकली ट्रेड होते ना शेयर्स, मर्जर्स को करेंसी जैसा भी यूज कर सकते हैं। मर्जर मतलब दो कंपनी एक कंपनी जैसा बदलेगी। उसके बाद एक्विजिशंस, एक्विजिशन मतलब और एक कंपनी को परचेज करना। स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस के जरिए कंपनी का ग्रोथ रहता ना आसान से कर सकते हैं। इंप्रूव फाइनेंशियल पोजीशन, डेप्ट रिडक्शन, आईपीओ से प्रोसीड होने के बाद डाउन डेप्ट पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। कंपनी बैलेंस शीट भी इंप्रूव कर सकते हैं और फाइनेंशियल हेल्थ भी। इंप्रूव्ड वैल्यूएशन, एक पब्लिक लिस्टिंग एक कंपनी का हायर कंपनी वैल्यूएशन को लीड कर सकती है, मतलब इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी एंड परस्यूड स्टेबिलिटी। रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस एंड गवर्नेंस, एनहांस्ड गवर्नेंस, ये कंपनी का रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या होता है ना, इंप्रूव्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस का ज्यादातर को लीड करना है। अगर वो देखने से ओवरऑल मैनेजमेंट और ऑपरेशंस भी एनहांस करता है। ट्रांसपेरेंसी, पब्लिक कंपनीज को देखने से कंपल्सरीली फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल इन्फॉर्मेशन रेगुलरली डिस्कस करना पड़ेगा। अब फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन मींस ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, कंपैरेटिव स्टेटमेंट एंड डिफरेंट एनालिसिस। ये इन्वेस्टर का ट्रस्ट को बढ़ाता है और कॉन्फिडेंस भी। स्ट्रैटेजिक फ्लेक्सिबिलिटी, फ्यूचर फंड राइजिंग, स्ट्रैटेजिक मीन्स आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचना पड़ेगा, उसी के लिए फ्यूचर फंड राइजिंग। एक बार पब्लिक कंपनियां एडिशनल कैपिटल को रेज कर सकी तो सेकेंडरी ऑफरिंग से ना ये बहुत आसान से प्राइवेट कंपनी से कंपेयर कर सकते हैं। स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप्स, ये लिस्टेड में आते हैं ना, स्ट्रैटेजिक अलायंसेस है ना, ये आसान से और पार्टनरशिप्स पब्लिक कंपनीज जैसे, और वो बहुत ट्रांसपेरेंट रहते हैं और रिलायबल भी रहते हैं। कंक्लूजन, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिस्टिंग्स ऑफर करता है ना, एक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज रहता है। वो कैपिटल को एक्सेस करने के लिए और क्रेडिबिलिटी एनहांस करने के लिए और शेयर होल्डर का वैल्यू भी बढ़ाता है और ग्रोथ फैसिलिटेट करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव करता है और मर्जर्स को, एक्विजिशंस को नया अपॉर्चुनिटीज देता है। ये लिस्टिंग प्रोसेस में रिगोरियस कॉम्प्लायंस और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स भी, लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स और इनिशियल चैलेंजेस भी फेस करता है। व्हाट कंपनी कैन इश्यू, ये कंपनी है ना फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को 3 टाइप्स में इश्यू कर रहा है। वो है इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। इक्विटी शेयर्स ये कंपनी का ओनरशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इक्विटी शेयर होल्डर्स को वोटिंग का राइट्स भी रहता है, वो भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनने के लिए। डिविडेंड्स का फॉर्म है ना, उसके जरिए कंपनीज के शेयर प्रॉफिट को एंटाइटल कर सकते हैं। यहाँ देखने से
इवेंट ऑफ लिक्विडेशन को वही सबसे आखिरी पेड रहेगा, प्रेफरेंस शेयर्स। ये भी एक तरह का इक्विटी है, लेकिन कॉमन इक्विटी शेयर्स देखने से प्रेफरेंस राइट्स है ना, प्रेफरेंस माने जो फिक्स्ड रहता है ना, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देखने से, वो लोग का डिविडेंड देखने से वो फिक्स्ड रेट में ही ले सकते हैं। वो भी वो डिविडेंड्स को बाकी इक्विटी शेयर होल्डर्स को देने के पहले एसेट्स में ही हायर क्लेम रहता है, वो भी इक्विटी से बढ़कर। शेयर होल्डर्स इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है ना, बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा। डिबेंचर्स, ये एक टाइप का डेप्ट इंस्ट्रूमेंट, इसको भी कंपनी ही इश्यू करेगा। डिबेंचर होल्डर्स माने कंपनी का क्रेडिटर्स, वो इंटरेस्ट पेमेंट्स को रिसीव कर लेंगे, वो भी फिक्स्ड इंटरवल्स में, वो भी 6 महीने में या 3 महीने के एक बार। अगर चाहते तो डिबेंचर्स को सिक्योर कर सकते हैं। सिक्योरिटी के मतलब थोड़े प्रॉपर्टी एसेट्स अर्न करना, या अनसिक्योर्ड, ये किसी परिस्थिति में वोटिंग राइट्स में नहीं आता। मेरा मतलब है मैनेजमेंट एक्टिविटीज में दखल नहीं कर सकते। इन केस ऑफ लिक्विडेशन देखने से डिबेंचर होल्डर्स का पेड कैसा रहता ना, वो भी प्रेफरेंस इक्विटी शेयर होल्डर्स के पहले। ये लोग अब किसी में इन्वेस्ट कर रहे देखने से इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अगर एक कंपनी लिक्विडेशन में जाने से, लिक्विडेशन का मतलब कंपनी वाइंड अप हो रहा है, जो कंपनी बिजनेस से क्लोज हो रहा है, उनमें पहले कौन रिसीव करेगा, प्रायोरिटी वाइज देखने से पहले डिबेंचर होल्डर्स को ही पेमेंट चलेगा, उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट जाएगा, उसके बाद आखिरी इक्विटी शेयर होल्डर्स को। क्यों इक्विटी शेयर होल्डर्स? बहुत सिंपल, यहाँ आप डिबेंचर होल्डर्स का रिस्क देखने से उनका रिस्क बहुत कम रहेगा। मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, हाई रिस्क हाई रिटर्न, लेस रिस्क लेस रिटर्न, मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न्स। सो डिबेंचर का रिस्क देखने से लेस रिस्क, इसीलिए उनको इमीडिएटली रिटर्न्स मिल रहे हैं। पहले वेदर उनको प्रॉफिट या लॉस, इंटरेस्ट रेगुलरली मिलेगा। यहाँ के डिबेंचर्स देखने से इंटरेस्ट रेगुलरली मिलेगा, लेकिन फिक्स्ड पीरियड्स में। उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना इन द फॉर्म ऑफ फिक्स्ड डिविडेंड्स। इवेंट ऑफ लिक्विडेशन में देखने से पहले आप डिबेंचर होल्डर्स को, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पे करना, उसके बाद ही आप इक्विटी शेयर होल्डर्स को पे करेंगे। यहाँ आप देखने से इक्विटी शेयर होल्डर्स को बहुत मेन, इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो कंसिडर कर रहे हैं ना, वही है कंपनी के ओनर्स। ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को आप देखने से टाइप्स ऑफ शेयर होल्डर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर्स, ओनर्स ऑफ द कंपनी, वो कंपनी के राइट क्वेश्चन पूछने के लिए अधिकार रखते हैं। उनको कैसा कैटेगराइज करना पता है? प्रमोटर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। अगला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मैनेजमेंट को ये क्वेश्चन नहीं कर सकते। फिक्स्ड डिविडेंड मूल्य का राइट्स रखते हैं, वो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को पेमेंट देने के पहले। डिबेंचर शेयर होल्डर्स, वो ओनर्स नहीं है लेकिन कंपनी के लेंडर्स होते हैं। इन लोग डिविडेंड्स नहीं मोल सकते, लेकिन इंटरेस्ट मोल सकते हैं। अब आप कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स? टोटली 3 टाइप के इन्वेस्टर्स है। पहले ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर, इसमें हाई रिस्क एपेटाइट, मतलब रिस्क सीकिंग, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, पॉसिबल शॉर्ट टर्म इक्विटी लॉसेस जानने चाहिए। बैलेंस्ड इन्वेस्टर, इसमें मॉडरेट रिस्क विद सूटेबल रिटर्न्स रहते हैं। इक्विटी इन्वेस्टमेंट रिस्क को जानना पड़ता है, उसके जरिए हम एक्सपोजर को कम कर सकते हैं। रिस्क अवर्स इन्वेस्टर, फाइनेंशियल गोल ऑलरेडी अटेंड कर रहना, मोर कंसर्न अबाउट द प्रिजर्विंग कैपिटल, वो भी ग्रोथ से बढ़कर। अगर इन्वेस्टमेंट विद ऑब्जेक्टिव देखने से रेगुलर एक्सपेंसेस आने जैसे या इमरजेंसी में सेफ्टी नेट जैसे। अब देखने से 3 टाइप के इन्वेस्टर्स रहते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर, बैलेंस इन्वेस्टर, रिस्क एवर्स इन्वेस्टर। अब अगले शेयर होल्डर्स, अगर इक्विटी शेयर होल्डर्स को देखने से ग्रोथ ओरिएंटेड इन्वेस्टर्स, उसमें रिस्क ज्यादा है, इसीलिए रिटर्न्स भी ज्यादा रहते हैं। देखने से वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव होते हैं। और दूसरा बैलेंस इन्वेस्टर्स, बैलेंस इन्वेस्टर्स का मतलब रिटर्न स्टेबलाइज होते हैं, उसका रिस्क भी होता है। वही है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसमें आपको मीडियम रिटर्न्स मिलते हैं। रिस्क अवर इन्वेस्टर्स और डिबेंचर होल्डर्स, उसमें रिस्क कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ कैपिटल में प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रिटर्न्स कम रहेंगे लेकिन ठीक रहेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन पता है वो किसी के लिए? साइज एंड रिलेटिव वैल्यू ऑफ ए कंपनी को डिटरमिन करने के लिए, आई मीन स्टॉक मार्केट में। यहाँ क्या फॉर्मूला यूज कर रहे हैं ना, मार्केट कैपिटल इज इक्वल टू करेंट मार्केट प्राइस इनटू नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स ऑफ द कंपनी। यहाँ जो भी वो कंपनी का होता है ना, मार्केट कैपिटल मोल सकेंगे। मार्केट कैपिटलाइजेशन को अगर देखने से कंपनीज को इस तरह क्लासिफाई करे है। मार्केट कैपिटल प्राइस देखने से 20,000 करोड़ एंड अबव। अगर उसको देखने से लार्ज कैप कंपनीज, अगर समझो मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक रहने से उसको मिड कैप कंपनीज कहते हैं। अगर मार्केट कैपिटल 5,000 करोड़ तक रहने से उसको स्मॉल कैप कंपनीज कहते हैं। कैटेगराइजेशन ऑफ स्टॉक्स देखने से कैपिटलाइजेशन के हिसाब से रहते हैं। लार्ज कंपनी मतलब फर्स्ट से 100 कंपनीज, मिड कैप में 101st
से 250 कंपनीज तक, स्मॉल कैप में 251 से एंड अबव। लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं देखेंगे। लार्ज कैप का मतलब इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म होता है और रिस्क लोअर लेवल में रहता है। इसमें कंसिस्टेंटली रिटर्न्स आने के लिए बहुत चांसेस होते हैं। इसमें यूजुअली देखने से लेस वॉलेटाइल एंड मोर लिक्विड। इसमें वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है ना, अगर समंदर में देखने से वेव्स होते हैं ना, वो वेव्स का मतलब होता है कि वॉलेटाइल। वेव मूवमेंट अगर ज्यादा है उसमें फ्लड्स आते हैं जो सुनामी में, समझे ना। वॉलेटाइल में देखने से उसमें कम रहते हैं। मिड कैप इन्वेस्टर्स को देखने से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहता है, उतना ही नहीं रिस्क टॉलरेंट थोड़ा मॉडरेट रहता है। मिड कैप स्टॉक्स, लार्जर कैप स्टॉक्स अभी थोड़ा रिस्क है, ग्रोथ पोटेंशियल भी मॉडरेट रहता है। मिड कैप देखने से स्लाइटली मोर वॉलेटाइल, वैसे ही क्वाइट लिक्विड भी लार्ज कैप्स। अब देखेंगे स्मॉल कैप। जो इन्वेस्टर्स एग्रेसिव रहते हैं ना, सिर्फ उतना ही नहीं, शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी गोल्स। स्मॉल कैप स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स और मिड कैप स्टॉक से भी रिस्की है। स्मॉल कैप स्टॉक्स देखने से पोटेंशियल ग्रोथ ज्यादा रहता है। ये स्मॉल कैप स्टॉक्स है ना, ये एक्सट्रीमली वॉलेटाइल और इनका लिक्विडिटी लैक होता है। स्टॉक मार्केट में अब ज्यादातर क्या देखेंगे ना, बुल एंड बेयर। बुल मतलब रेजिंग, बेयर मीन्स फॉलिंग। ओके, यहाँ देखने से शेयर मार्केट में डिफरेंट ट्रेडिंग ऑफ एनिमल्स को देख सकते हैं, लेकिन आपको बुल एंड बेयर का ही जानकारी है, लेकिन अदर एनिमल्स का भी इन्वॉल्वमेंट शेयर मार्केट में है। सो एनिमल का माइंडसेट और जानवर का अटैकिंग स्टाइल वो सब देख सकते हैं। पहले हम क्या देखेंगे ना, बुल्स, ऑप्टिमिस्टिक इन्वेस्टर्स। वो लोग प्राइसेस को बहुत हायर को पुश करेंगे। बुल का अटैकिंग स्टाइल ऐसा रहता, वो प्राइस को ऐसा पुश करता है, लेकिन बेयर का अटैकिंग स्टाइल ऐसा रहता है। उनको कहते हैं पेसिमिस्टिक इन्वेस्टर्स। मार्केट डाउन होता है ना, वो उनका बिलीफ है। मार्केट के हिसाब से देखने से एक बुल मार्केट और एक बेयर मार्केट। बुल मार्केट तक आप देखने से प्राइस हाई होता है, बेयर मार्केट को देखने से प्राइस डाउन होता है। रैबिट्स, इनका पोजीशन है ना, ये बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, लाइक स्कैल्पिंग। आप ऑब्जर्व कर देखने से रैबिट्स का मूवमेंट बहुत शॉर्ट होता है, थोड़ा टाइम लेने के बाद उसका मूवमेंट रहता है। सो उसके हिसाब से ये स्काल्प ट्रेडर्स देखने से उनको रैबिट बोलते हैं। टर्टल्स, ये मोलने भी स्लो है और भेजने भी। उनका पॉइंट ऑफ व्यू देखने से लॉन्ग टर्म। टर्टल का मूवमेंट देखने से स्लो, सो स्लो में मोलेंगे, स्लो में भेजेंगे, उनका व्यू लॉन्ग टर्म। वेल्स, ये है एक्सट्रीमली बिग इन्वेस्टर्स, ये मार्केट को मूव कर सकते हैं, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। वेल्स मतलब बिग इन्वेस्टर्स। ओके, इन वेल्स एक एग्जांपल देखेंगे। समंदर में छोटे छोटे मछली भी रहते हैं, वो इन्वेस्टर्स। अगर वेल्स को आप देखने से छोटे छोटे मछलियों को वो खा लेगा। सो उसके हिसाब से इंडियन मार्केट में आप देखने से सब बिग इन्वेस्टर्स भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स अब देखने से वो रेज होंगे या फॉल होंगे। आप वहाँ थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। स्टैग्स, ये अपॉर्चुनिटीज को ढूंढते रहते, ये एक बुलिश या बेरिश। ऑप्शन ट्रेडर्स जैसे स्टैग्स अपॉर्चुनिटी लेके ढूंढते रहते, एक बुलिश या बेरिश। एग्जाम्पल आप देखने से ऑपरेशनल ट्रेडर्स, वो सिर्फ अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढते रहते। शीप, ये हर्ड के ढूंढते रहते, उनका इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी में डेवलप करने के लिए कुछ भी कोशिश नहीं करते। शीप का मूवमेंट देखने से हर्ड जैसा रहता है, एक सामने जाने से सब लोग पीछे जाएंगे। मेरा मतलब है कि वो बाकी के लोग को फॉलो करते हैं, उनको स्वयं स्ट्रैटेजी कुछ भी नहीं रहेगा। यही है शीप का। आज आप मार्केट देखने से, मेरी मतलब इंडियन मार्केट में ज्यादा तक इन्वेस्टर्स है ना, वो शीप है। चिकन, फियरफुल इन्वेस्टर्स, डिबेंचर होल्डर्स के जैसे लोएस्ट रिस्क ये लेते हैं। Pigs, impatient, greedy, emotional and the biggest losers in the market. अब ज्यादा तक लोग को आप इंडियन मार्केट में देखने से पिक्स ही रहेंगे। ज्यादा तक मार्केट में 90% है ना, वो पिक्स ही रहते हैं, क्योंकि ना इम्पेशेंट, ग्रीडी, ओवर ट्रेडिंग, इमोशनल, ये सब भी मार्केट में लूज होने के कारण होते हैं। अब आपको एक आइडिया रहता कौन सा एनिमल जैसा आप रहना, मतलब बुल, बेर, स्टैग, वेल्स, चिकन, रैबिट, टर्टल और भी। स्टॉक मार्केट में कौन से क्वालिटीज रहना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सक्सेस होने के लिए एक इंडिविजुअल को कॉम्बिनेशन ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड पर्सनल एट्रीब्यूट्स रहना चाहिए, ऐसे कुछ क्वालिटीज। इसके जरिए स्टॉक मार्केट के कॉम्प्लेक्सिटीज रहते हैं ना, वो नेविगेट कर सकते हैं, वो बेनिफिट देते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी, पहले फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेना। कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स, बैलेंस शीट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, वैल्यूएशन मैट्रिक्स एंड मार्केट डायनेमिक्स। ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन को बहुत क्रूशियल होता है। रिसर्च स्किल्स,
कंपनी पे थरो रिसर्च करने के लिए एक एबिलिटी, उसके साथ इंडस्ट्रीज एंड मार्केट ट्रेंड्स, वो ट्रेंड ज्यादा भी रह सकता है और कम भी। यहाँ इन्वेस्टर्स को देखने से उनका प्रॉमिसिंग नेचर को आइडेंटिफाई कर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड मिटिगेट रिस्क भी। मिटिगेट का मतलब रिस्क को कम करना। एनालिटिकल थिंकिंग, ये क्या होता है ना, एनालाइज डेटा, इंटरप्रेट द मार्केट ट्रेंड्स एंड एवेल्यूट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ क्रिटिकली देखने से इसमें एसेंशियल क्या है पता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए एक पार्ट पेशेंस, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए, सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए ज्यादा होता है। ये शॉर्ट टर्म नहीं है। सिर्फ वही नहीं है, शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी को विस्टैंड करता है। यहाँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को क्या चाहिए पता है, पेशेंस। यहाँ पेशेंस अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट गोल्स पर फोकस रखता है और इम्पल्सिव डिसीजंस को अवॉइड करता है, वो भी शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस। रिस्क मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड मैनेजिंग रिस्क, ये प्रोटेक्टिंग कैपिटल का मुख्य भूमिका है और प्रिजर्विंग वेल्थ, ये डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट को इंक्लूड करता है। डाइवर्सिफाइंग इन्वेस्टमेंट का मतलब मैं एक ही कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। डिफरेंट कंपनीज मतलब एक ही सेक्टर को रिलेट नहीं होता, मैं डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करता हूँ, उसको कहते हैं डाइवर्सिफाइंग। सेटिंग रियलिस्टिक रिटर्न एक्सपेक्टेशंस, ये अनरियलिस्टिक नहीं है। इसके साथ रिस्क मैनेजमेंट टूल्स भी यूज करते हैं, लाइक स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, इसके लिए कुछ कैपिटल को प्रोटेक्ट करते हैं। इमोशनल डिसिप्लिन, थोड़े इमोशंस को, मतलब फियर एंड ग्रीड, ये क्यों है पता है, एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग ए डिसिप्लिनेड इन्वेस्टमेंट अप्रोच के लिए है। इमोशनल डिसिप्लिन का मतलब इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टर स्ट्रैटेजी पर रहने का, मार्केट टर्बुलेंस स्ट्रैटेजी पर रहने के लिए और इरेशनल डिसीजंस अवॉइड करने के लिए। मार्केट टर्बुलेंस का मतलब तब मार्केट डाउन होता है ना, वो टाइम में आप रेशनल डिसीजंस ही लेना पड़ता है, इरेशनल डिसीजंस नहीं लेना। सो आप इरेशनल डिसीजंस जरूर अवॉइड करना चाहिए। कंटिन्यूस लर्निंग, स्टॉक मार्केट कॉन्स्टेंटली इवॉल्व होता है, उसको आप एडेप्ट होकर न्यू स्ट्रैटेजीज, टेक्निक्स और मार्केट डेवलपमेंट्स भी वो लॉन्ग टर्म सक्सेस में हेल्प होते हैं। डिसीजन मेकिंग स्किल्स, ये खास वक्त के एबिलिटी के लिए और रेशनल डिसीजंस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन मिलता ना, वो स्टॉक मार्केट में बहुत क्रिटिकल होता है। आई मीन मार्केट कंडीशंस बहुत रैपिडली चेंज होते हैं, ध्यान में रख लेना। सेल्फ अवेयरनेस, रिस्क टॉलरेंस को अंडरस्टैंड कर लेना, इन्वेस्टमेंट गोल्स एंड बायसेस, इसके जरिए इन्वेस्टर्स इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं, उसके जरिए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और पर्सनल सर्कमस्टेंसेस को अलाइन कर सकते हैं। सो सिर्फ आपके जरिए ही ये अवेयरनेस ले सकते हैं। रिजाइलेंस, स्टॉक मार्केट कभी भी अनप्रेडिक्टेबल, पीरियड्स ऑफ लॉसेस में इन्वेस्टर्स बहुत एक्सपीरियंस होकर रहेंगे, वो अंडर परफॉर्मेंस में भी। इसमें देखने से इन्वेस्टर्स सेटबैक में से बाउंस करने के लिए आसान होता है। वो एक्सपीरियंसेस से लर्न कर सिर्फ वही नहीं है, वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कमिटेड रहते हैं। ये सब कुछ कल्टिवेट कर एक अच्छा क्वालिटी, वो सब कुछ कंबाइन कर डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट को अप्रोच कर सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म जरिए एक इंडिविजुअल स्टॉक मार्केट में चांसेस ऑफ सक्सेस को इंप्रूव कर सकते हैं। अब देखेंगे क्या सिमिलरिटीज है और डिफरेंसेस भी और पर्सपेक्टिव्स भी, वन बाय वन। स्टॉक वर्सेस बॉन्ड्स इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ये स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स है ना, ये फंडामेंटल फिनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, ये डिफरेंट पर्पसेस सर्व करते हैं, इन्वेस्टर्स के लिए और इश्यूअर्स के लिए। ये दोनों के बीच में आप डिटेल कंपैरिजन देख सकते हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। स्टॉक्स, ये स्टॉक्स है ना, कंपनी के ओनरशिप को रिप्रेजेंट करता है। तब आप स्टॉक्स को परचेस करते हैं ना, तभी आप एक शेयर होल्डर बन सकते हैं, तभी आप एक कंपनी का पोर्शन को इक्विटी मिलता है। इक्विटी मीन्स कैपिटल। की कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनरशिप्स, स्टॉक्स तब बोलते ना, कंपनी में एक स्टेक मिलता है। स्टेक का मतलब ओनरशिप, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स और फ्यूचर प्रॉफिट्स में क्लेम भी कर सकते हैं। रिटर्न्स, इन्वेस्टर्स अर्न कर सकते हैं रिटर्न्स के जरिए। कैपिटल एप्रिसिएशन, कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब इंक्रीज इन स्टॉक प्राइस, ये मार्केट पे डिपेंड होता है। और डिविडेंड्स, ये कंपनी का प्रॉफिट का शेयर होता है। रिस्क, स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क,
कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क और इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये जनरली सब कुछ मिलकर मोर वॉलेटाइल बॉन्ड से भी ज्यादा होता है। लिक्विडिटी, स्टॉक्स आर हाईली लिक्विड, ये आसान से मोल सकते हैं और भेज सकते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस में, लाइक एनएसई और बीएसई। उदाहरण के लिए परचेजिंग शेयर्स टाटा कंसल्टी के समझो, उसकी मतलब आपको टीसीएस से ज्यादा बेनिफिट, आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी आता है और ग्रोथ में भी। बॉन्ड्स, ये बॉन्ड्स है ना, ये एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स होता है, इसको कॉर्पोरेशन इश्यू करता है। कॉर्पोरेशन माने कंपनीज, म्युनिसिपैलिटियां या गवर्नमेंट, ये सब कैपिटल रेस करते हैं। तब आप बॉन्ड परचेस करते ना, तब आप इश्यूअर को मनी लेंड करते हैं। इसकी मतलब है एक्सचेंज करना पीरियोडिक इंस्टेंट पेमेंट्स के लिए, और मेच्योरिटी के वक्त आपको रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल मिलता है। फॉर एग्जाम्पल 5 साल का एक बॉन्ड है समझो, 5 साल के आखिरी में आपको प्रिंसिपल मिलता है, हर 6 महीने में आपको इंटरेस्ट भी मिलता है। की कैरेक्टरिस्टिक्स, बॉन्ड्स का मतलब है एसेंशियली लोन्स, ये इन्वेस्टर्स इश्यूअर्स के लिए करते हैं। मतलब इश्यूअर्स माने कंपनी, इन्वेस्टर्स को फिक्स्ड इंटरेस्ट मिलता है, इसको ही कूपन पेमेंट्स कहते हैं, उसको इंटरेस्ट कहते हैं। बॉन्ड्स का टर्म होने के बाद प्रिंसिपल अमाउंट रहता ना, वो मेच्योरिटी के वक्त आपको मिलता है। इन्वेस्टर को फिक्स्ड इंटरेस्ट आखिरी में मिलता है, लाइक 5%, 6%, 7%, बॉन्ड के टर्म के हिसाब से। बॉन्ड टर्म मतलब सपोज बॉन्ड का 5 ईयर्स टाइम में 5 साल आपको इंटरेस्ट मिलेगा, 5 साल के आखिरी में आपको प्रिंसिपल मिलता। रिस्क, बॉन्ड्स को जनरली कंसिडर करते ये बहुत सेफ है, स्टॉक से भी सेफ है, एस्पेशली गवर्नमेंट बॉन्ड्स। लेकिन इसमें क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क मीन्स इश्यूअर डिफॉल्ट हो सकता है, वो बाद में पे करेगा। इसमें इंटरेस्ट का रेट भी रिस्क हो सकता है। ये चेंजेस है ना मार्केट के इंटरेस्ट रेट पर आधारित होते हैं। लिक्विडिटी, ये बॉन्ड्स है ना कभी भी स्टॉक से भी लेस लिक्विड होते हैं, वो भी इश्यूअर और मार्केट कंडीशन से आधारित होता है। एग्जाम्पल, ये गवर्नमेंट का बॉन्ड आप परचेस करना है समझो, मतलब आप गवर्नमेंट को मनी लेंड कर रहे हैं, तभी आपको रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट आता है, उसके साथ आपका प्रिंसिपल अमाउंट मेच्योरिटी के वक्त मिलता है। आप कंपेयर करेंगे, हम अब ये एस्पेक्ट्स के अंतर देखेंगे स्टॉक्स और बॉन्ड्स। पहले इनका नेचर देखेंगे। स्टॉक्स में इक्विटी ओनरशिप, बॉन्ड्स में डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। रिटर्न में स्टॉक्स में क्या होता ना, डिविडेंड्स एंड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स माने शेयर में इंक्रीज होना। बॉन्ड्स में फिक्स्ड इंटरेस्ट पेमेंट्स और प्रिंसिपल रिटर्न। रिस्क, हायर रिस्क इन स्टॉक्स ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी। बॉन्ड्स में लोअर रिस्क, इश्यूअर्स क्रेडिट वर्थीनेस पे डिपेंड होता है। लिक्विडिटी, हाई लिक्विडिटी, इजीली ट्रेसेबल ऑन एक्सचेंजेस। बॉन्ड्स में वैरीज, कैन बी लेस लिक्विड देन स्टॉक्स। ओनरशिप में शेयर होल्डर, ये पार्ट ओनर ऑफ द कंपनी होता है। बॉन्ड्स में क्रेडिटर, लेंडर टू द इश्यूर होता है। मैच्योरिटी, स्टॉक्स में मैच्योरिटी डेट नहीं होता, लेकिन बॉन्ड्स में फिक्स्ड मैच्योरिटी डेट होता है। इनकम, स्टॉक्स में वेरिएबल होता है, डिविडेंड्स कैन चेंज, लेकिन बॉन्ड्स में फिक्स्ड रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट होता है। स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स में एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? पहले स्टॉक्स में एडवांटेजेस देखेंगे। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, कैपिटल एप्रिसिएशन जरिए। कैपिटल एप्रिसिएशन के मतलब स्टॉक का मूवमेंट का इंक्रीज और डिक्रीज। डिविडेंड इनकम भी इसमें आता है। ओनरशिप और वोटिंग राइट्स, ये भी कंपनी में आता है। डिसएडवांटेजेस, हाई वोलेटिलिटी और रिस्क, इसमें रिटर्न्स गारंटी नहीं है, सो इसीलिए आप अगला इन्वेस्टर को भेज रहे हैं। फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्टॉक मार्केट। बॉन्ड, इसमें एडवांटेजेस देखेंगे। इसमें फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल रिटर्न्स रहते हैं। स्टॉक्स में कंपेयर करने से लोअर रिस्क रहता है। प्रायोरिटी ओवर शेयर होल्डर्स इन केस ऑफ इश्यूर बैंक्रप्टसी। समझो अगर वो कंपनी बैंक्रप्ट हो गया, पहले आप सेटल करना पड़ता है डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर होल्डर्स के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जैसा डिसाइड करते हैं आप प्रीवियस टॉपिक लेकर। डिसएडवांटेजेस, लो रिटर्न्स स्टॉक्स के कंपैरिजन में। यहां पर रिस्क का मतलब इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट रिस्क रहता है। कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए लेस पोटेंशियल, इसमें पोटेंशियल नहीं रहता, वो कैपिटल इंक्रीज में आपको सिर्फ फिक्स्ड रिटर्न्स मिलते हैं, मतलब इंटरेस्ट। कंक्लूजन, मैं किधर इन्वेस्ट कर सकता हूं, स्टॉक्स या बॉन्ड्स में? ये दो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स है ना, ये इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो में बहुत प्रमुख रोल प्ले करते हैं। इन्वेस्टर का पोर्टफोलियो मतलब ये स्टॉक के ग्रुप से, ये कंपनी के हिसाब से वो आपको ज्यादा बेनिफिट को ऑफर करते रहते हैं।
ज्यादा फाइनेंशियल गोल्स का सर्विस भी करते रहते हैं। ये स्टॉक्स है ना, हायर रिटर्न्स के लिए बहुत सूटेबल है। इसमें आप हायर रिस्क भी एक्सेप्ट करना चाहिए। हाई रिटर्न हाई रिस्क ये स्टॉक्स के अंदर। लेकिन बॉन्ड्स में कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए बहुत सूटेबल है। जैसे इन्वेस्टर्स रहते ना जो स्टडी इनकम के लिए और लो रिस्क भी, लो रिटर्न लो रिस्क। बोनस शेयर्स वर्सेस स्टॉक स्प्लिट। बोनस शेयर्स, ये बोनस शेयर्स को स्क्रिप डिविडेंड्स भी बोलते हैं या कैपिटलाइजेशन इशू कहते हैं। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एडिशनल शेयर्स देते हैं ना, विदाउट एनी एडिशनल कॉस्ट, वो भी नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से, वो भी शेयर होल्डर का खास रहता है। ये कंपनीज इशू करते हैं, ये ज्यादा फ्री रिजर्व्स में एक्यूमुलेट होते हैं। ये बोनस शेयर्स को इश्यू करते ना, ये टोटल शेयर्स को इंक्रीज करता है, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन को कुछ भी चेंज नहीं करता। अब एक एग्जांपल देखेंगे। एक कंपनी XYZ समझो, वो बोनस शेयर्स इश्यू करने के लिए डिसाइड करता है, वो भी 1:1 रेशियो में। बिफोर द बोनस इश्यू एक इन्वेस्टर 100 शेयर्स को होल्ड करता है। ये शेयर का मार्केट प्राइस कितना रहता है? $50 आफ्टर द बोनस इश्यू। अब इन्वेस्टर 200 शेयर्स होल्ड करता है समझो, मतलब बोनस शेयर है ना 1:1 रेशियो में रहता। 1:1 मतलब कंपनी बोनस शेयर्स को इश्यू कर रहा है। ऑलरेडी आपके पास 100 शेयर्स है और आपको 100 बोनस शेयर्स मिलते हैं, इसीलिए वो 200 शेयर्स होते हैं। 100 ओरिजिनल शेयर्स प्लस 100 बोनस शेयर्स। द टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट वो स्थिर से $5,000 ही रहेगा। उनका वैल्यू कैसा रहता? 200 शेयर्स इंटू 25 ईच शेयर, वैल्यू वही रहेगा, लेकिन शेयर्स है ना इंक्रीज होते रहते। प्राइस एडजस्ट के हिसाब से वो शेयर्स बढ़ते रहते ना, उसके रिफ्लेक्ट होता। प्रीवियस मार्केट वैल्यू है ना 50 समझो, अब वो मार्केट का वैल्यू कम हो जाएगा, माने $25 तक, और शेयर्स इंक्रीज होते ना 100 से 200 बन जाएंगे। वो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स रहते ना, वो डबल होते, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन कुछ भी चेंज नहीं होता। अब हम स्टॉक स्प्लिट देखेंगे। ये स्टॉक स्प्लिट है ना, एग्जिस्टिंग शेयर्स में डिवाइडिंग करता है, वो भी मल्टीपल शेयर्स करता है, वो लिक्विडिटी ऑफ द शेयर्स को बूस्ट करता है। स्टॉक स्प्लिट में शेयर्स का नंबर इंक्रीज होने से मार्केट कैपिटलाइजेशन वैसा ही रहेगा, जैसा बोनस शेयर्स में रहता है ना वैसे ही। हर शेयर का फेस वैल्यू है ना वो कम होता है, वो भी प्रोपोर्शनेटली। अब एक एग्जांपल देखेंगे। कंपनी ABC अनाउंस करा समझो 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट। बिफोर द स्टॉक स्प्लिट ये इन्वेस्टर 100 शेयर्स को होल्ड करता है। एक शेयर का मार्केट प्राइस $50। आफ्टर द स्टॉक स्प्लिट द इन्वेस्टर 200 शेयर्स को होल्ड करता है। इसमें मार्केट प्राइस का शेयर है ना वो $25 को एडजस्ट करते हैं। ये टोटल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट है ना वो वही रहता है। 200 शेयर्स इंटू 25 वो $5,000 के इक्वल होता है। कंपनी का टोटल नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर डबल होते, लेकिन मार्केट कैपिटलाइजेशन में कुछ चेंज नहीं रहता। की डिफरेंसेस इन बोनस इश्यू वर्सेस स्टॉक स्प्लिट। नेचर ऑफ इश्यू, ये बोनस इश्यू में डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर्स को इश्यू होता है, वो कंपनी के फ्री रिजर्व्स को यूज करते हैं। स्टॉक स्प्लिट में एग्जिस्टिंग शेयर्स के डिवीजन रहते हैं ना, उनको ज्यादा अफोर्डेबल करना, उनका लिक्विडिटी में भी इंक्रीज करना। इम्पैक्ट ऑन कंपनी रिजर्व्स। बोनस शेयर्स में रिजल्ट इन द कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। स्टॉक स्प्लिट में रिजर्व्स पर कुछ इंपैक्ट नहीं रहेगा। फेस वैल्यू, बोनस शेयर्स में फेस वैल्यू सेम रहेगा। स्टॉक स्प्लिट में फेस वैल्यू रिड्यूस होकर प्रोपोर्शनेटली रहेगा। परसेप्शन इन मार्केट, ये बोनस शेयर्स में पॉजिटिवली परस्यू करते हैं, वो शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड जैसा। स्टॉक स्प्लिट में ये लिक्विडिटी को एनहांस करने का एक मेथड होता है और एक्सेसिबिलिटी। समरिंग बोनस शेयर्स एग्जांपल, आपके पास 100 शेयर्स रहने से ईच $50, तब आपको 100 बोनस शेयर्स रिसीव करते हैं, वो 1:1 रेशियो में, और आखिरी में $25 ईच मतलब 200 शेयर्स मिलते हैं। स्टॉक स्प्लिट एग्जांपल, आपके पास 100 शेयर्स रहने से ईच $50, इसका मतलब है 2 for 1 स्टॉक स्प्लिट एंड अप होते हैं और 200 शेयर से एंड अप होते हैं और ईच शेयर $25। ये दो मेथड भी अल्टीमेटली लीड्स टू शेयर्स इंक्रीज करता है, वो शेयर होल्डर के पास रहता है ना, एंड रिडक्शन ऑफ शेयर प्राइस। लेकिन ये सब कुछ डिफरेंट रीजंस के लिए करते हैं और कंपनी के डिफरेंट इम्प्लीकेशंस भी रहते हैं, वो भी कंपनी के फाइनेंशियल्स और रिजर्व्स के लिए भी। अब सिमिलरिटीज देखेंगे
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वर्सेस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ये दोनों प्रमुख रोल प्ले करते हैं। ये दो टर्म्स है ना, ये रिफर करता है कि ये लार्ज स्केल इन्वेस्टर्स का टाइप्स, लेकिन वो उनके ऑरिजिन में डिफरेंट रहते हैं और पोटेंशियल इम्पैक्ट का मार्केट पर आधारित है। अभी हम फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में इन्वेस्टमेंट एंटिटीज ये भारत के बाहर एस्टैब्लिश होते हैं, इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें म्यूचुअल फंड्स, पेंशन फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और हेज फंड्स भी रहते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में वो टिपिकली लार्ज अमाउंट्स ऑफ कैपिटल को मार्केट में लाते हैं और उनका इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रहते हैं ना, वो मार्केट ट्रेंड्स पर ज्यादा इन्फ्लुएंस भी होते हैं। उसको इन्वेस्टर सेंटिमेंट कहते हैं। अब की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे। सोर्स, ये सारे भारत के बाहर बेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस, ये सब्सटैंशियल कैपिटल को ज्यादा तक लेकर आता है। इम्पैक्ट ऑन मार्केट, ये सिग्निफिकेंटली वोलेटिलिटी को बढ़ाता है और लार्ज इनफ्लोस में, लार्ज आउटफ्लोस में भी इसको मार्केट इंडिसेस कहते हैं। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये सब्जेक्ट टू रेगुलेशंस बोलते ना, सेबी, ये एफआईएस रहते ना, ये सेबी से रजिस्टर करना पड़ता है इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। अब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को देखेंगे। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब इन्वेस्टमेंट एंटिटीज, ये इंडिया के अंदर रहते हैं। इनमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और बैंक्स वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स में एफआईआईएस को काउंटर बैलेंस प्रोवाइड करते हैं। ज्यादातर एफआईआईएस को मोलने में, भेजने में ये आते हैं और वाइस वैसा। की कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स, ये इंडिया के अंदर बेस होते हैं। इन्वेस्टमेंट इन्फ्लुएंस, इसका सिग्निफिकेंसी ये जनरली कैसा कंसिडर करते हैं ना, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए। इम्पैक्ट ऑन मार्केट, हेल्प मिटिगेट वोलेटिलिटी, यहाँ बाइंग में, सेलिंग में स्टेबलाइज करना और मार्केट मूवमेंट्स में भी। रेगुलेटरी एनवायरनमेंट, ये सेबी गवर्न करता है रेगुलेशंस और स्पेसिफिक डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस के लिए। कंपैरिजन एंड इम्पैक्ट, मार्केट का इन्फ्लुएंस देखकर एफआईआईएस ज्यादा तक देखकर ये ज्यादा वोलेटाइल होते हैं डीआईएस के कंपैरिजन में। उनके इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के हिसाब ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर्स के इन्फ्लुएंस के साथ, करेंसी फ्लक्चुएशंस और जियोपॉलिटिकल इवेंट्स। अब डीआईएस में देखने से लोकल एंटिटीज वो लोग ज्यादा से इन्फ्लुएंस होते हैं कि डोमेस्टिक इकोनॉमिक कंडीशंस एंड पॉलिसीज। स्टेबलाइजेशन, डीआईआईएस मार्केट को स्टेबलाइज करने में टेंड करते हैं, पर्टिकुलरली ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ हाई एफएफआईए आउटफ्लोस। उनका प्रेजेंस प्रोवाइड करता है कि ए कुशन अगेंस्ट द पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट्स और एफआईआई का सडन कैपिटल मूवमेंट लाता है। शेयर एडवर्स मीन्स नेगेटिव। इन्वेस्टमेंट पैटर्न्स, एफआईआईएस जनरली किस में फोकस करते हैं ना, लार्ज कैप और हाई ग्रोथ स्टॉक्स, वेरएज डीआईआईएस इनका मोर डाइवर्सिफाइड अप्रोच रहता है। ये मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स के ऊपर। ये ज्यादा तक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज लाइक रिटायरमेंट और इंश्योरेंस फंड्स के ऊपर रहता है। रीसेंट ट्रेंड्स, आजकल के जमाने में एफआईआईएस का रोल और डीआईआईएस का रोल क्या रहता है ना, ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत बैलेंस्ड रहता है। ग्लोबल सेटेनिटी तब आया ना, जैसा कोविड में एफआईआईएस विड्रॉ कर दिया फंड्स को, उसके लिए मार्केट में डाउन टर्न हो गया। लेकिन डीआईएस इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया और मार्केट को सपोर्ट किया और स्टेबलाइज किया। कन्वर्सली एफआईआईआर्स रहते ना, ये बुलिश, वो मार्केट रैलीज को ड्राइव किए, उसको डीआईएस ने फॉलो भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, एफआईआई एक्टिविटी। एफआईआईआर्स मतलब नेट बायर्स इंडियन इक्विटीज में विथ सिग्निफिकेंट इनफ्लोस और बुलिश ग्लोबल मार्केट के कंडीशंस में। अगर आप देखने से एफआईआई से लेकर आया कि रिकवरी फेज में सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट, वो भी पोस्ट कोविड-19 2020-21 में। डीआईआई एक्टिविटी, डीआईएस का पर्टिकुलरली म्यूचुअल फंड्स वो इनफ्लोस का इंक्रीज करेगा, वो भी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास से उनका कैपेसिटी इनहेंस कर इन्वेस्ट कराएगा। फॉर एग्जाम्पल, डीआईएस के पास कंसिस्टेंट बायर्स है, वो भी मार्केट करेक्शंस और सपोर्टिंग मार्केट इंडाइसेस। कंक्लूजन, ये दो भी एफआईएस और डीआईएसआर इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत क्रूशियल है। ये लिक्विडिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं और डेप्थ एंड स्टेबिलिटी में भी। ये इनके बिहेवियर अंडरस्टैंड कर लेकर मार्केट मूवमेंट को एंटिसिपेट करता है और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज को क्राफ्ट करता है। यहाँ एंटिसिपेटिंग मीन्स क्रेडिट द फ्यूचर। मनी मार्केट वर्सेस कैपिटल मार्केट।
इंडियन स्टॉक मार्केट में मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट यह प्रमुख पात्र लेता है। आई मीन कॉम्प्लीमेंट्री रोल्स और डिफरेंट इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को ये कैटरिंग भी करता है। अब डिटेल कंपैरिजन देखेंगे। पहले मनी मार्केट इन इंडिया। इंडिया का मनी मार्केट में ये शॉर्ट टर्म डील्स करता है। बोरोइंग एंड लेंडिंग में टिपिकली एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए माने 1 साल। ये फाइनेंशियल सिस्टम का इंश्योरिंग लिक्विडिटी को क्रूशियल लेता है। की इंस्ट्रूमेंट्स, ट्रेजरी बिल्स, शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये आरबीआई इश्यू करता है। इनका मेच्योरिटी पीरियड 91 डेज होता है, 182 डेज और 364 डेज भी होता है। कमर्शियल पेपर, ये अनसिक्योर है। शॉर्ट टर्म प्रोमिसरी नोट्स, ये कॉर्पोरेशन इश्यू करता है। जैसे कंपनीज रहते हैं ना शॉर्ट टर्म फंडिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए। सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, बैंक्स टाइम डिपॉजिट्स को इशू करते हैं ना, एक स्पेसिफिक मेच्योरिटी डेट और इंटरेस्ट रेट भी। रीपर्चेस एग्रीमेंट्स, शॉर्ट टर्म लोन्स, ये सिक्योरिटीज भेजते ना, बाद में वो रीपर्चेस करते, वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस पे एंड डेट से। कॉल मनी, ये शॉर्ट टर्म फंड्स को बोरो करते और बैंक्स को लेंड करते एंड टिपिकली फॉर 1 डे। पार्टिसिपेंट्स कौन है? बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, कॉर्पोरेशंस एंड आरबीआई। अब देखेंगे पर्पस ऑफ मनी मार्केट। लिक्विडिटी मैनेजमेंट, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी को हेल्प करता है, मैनेज करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को, कॉर्पोरेशंस को लिक्विडिटी के नीड्स भी देखता है। मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स को आरबीआई यूज करता है मनी सप्लाई को और इंटरेस्ट रेट्स को कंट्रोल करने के लिए। रिस्क एंड रिटर्न, जनरली लो रिस्क क्योंकि शॉर्ट टर्म नेचर और हाई लिक्विडिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स और लो रिटर्न्स को रिलेटिवली रिजल्ट करता है। अब इंडिया में कैपिटल मार्केट देखेंगे। भारत में ये कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंडिंग को डील करता है और इन्वेस्टमेंट को भी। ये ट्रेडिंग के स्टॉक्स में भी, बॉन्ड्स और अदर लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज में भी। ये की इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं ऑलरेडी आपको पता है। इक्विटीज, स्टॉक्स, कंपनी का ओनरशिप में ये शेयर्स रिप्रेजेंटिव करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड भी करते हैं और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी। अगला वाला बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म डेब्ट सिक्योरिटीज, ये इश्यू करते हैं कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस तो कैपिटल रेस करने के लिए। डिबेंचर्स, अनसिक्योर्ड बॉन्ड्स, क्रेडिट वर्थिनेस पे ये रिले करते हैं और इश्यूअर का रेपुटेशन में भी। म्यूचुअल फंड्स, पूल मनी में इन्वेस्टमेंट फंड्स को वो मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास से सिक्योरिटीज परचेस करने के लिए ये एसेट मैनेजमेंट कंपनी से ना वो मैनेज करते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंजेस, ये एसेट्स को होल्डिंग करते हैं जैसे स्टॉक्स, कमोडिटीज और बॉन्ड्स। पार्टिसिपेंट्स कौन है इन कैपिटल मार्केट? इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स लाइक म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड्स, कॉर्पोरेशंस और गवर्नमेंट भी। कैपिटल मार्केट में पर्पस क्या होता है? लॉन्ग टर्म फंडिंग, ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि राइजिंग लॉन्ग टर्म कैपिटल के लिए बिजनेस एक्सपेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स और अदर इन्वेस्टमेंट्स के लिए। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या होते हैं? ये इन्वेस्टर्स को ऑफर्स करते हैं कि इन्वेस्ट इन ए वैरायटी ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद पोटेंशियल फॉर हायर रिटर्न्स के लिए। रिस्क और रिटर्न क्या होता है? हायर रिस्क लॉन्गर इन्वेस्टमेंट में होता है, हॉरिजॉन्स और मार्केट वोलेटिलिटी, लेकिन पोटेंशियल के लिए हायर रिटर्न्स कंपेयर करते हैं मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए। कंपैरिजन एंड इंपैक्ट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इन स्टॉक मार्केट। अब हम डिफरेंस देखेंगे मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर, कंपैरिजन और इंपैक्ट का। टाइम, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट से डील करता है 1 साल तक, लेकिन कैपिटल मार्केट है ना वो लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स को डील करता है, मतलब 1 साल के ऊपर। दैट मीन्स 1 साल तक मनी मार्केट और 1 साल के ऊपर कैपिटल मार्केट। लिक्विडिटी, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, ये बहुत लिक्विडिटी होते हैं, इनको इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग क्विक एक्सेस टू द फंड्स। अब आप कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स को देखने से ये लेस लिक्विड होते लेकिन हायर रिटर्न्स को ऑफर करते हैं। रिस्क एंड रिटर्न, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में लो रिस्क के साथ लो रिटर्न्स, ये शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी मैनेजमेंट के लिए ठीक है, लेकिन कैपिटल मार्केट इन्वेस्टमेंट्स में ये हायर रिस्क कैरी करता है, इसमें हायर रिटर्न्स का पोटेंशियल है, ये लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए सूटेबल भी है। रेगुलेटरी बॉडीज कौन होते हैं? ये मनी मार्केट को आरबीआई रेगुलेट करता है, दूसरी तरफ से भी है ना वो कैपिटल मार्केट को रेगुलेट करता है। एग्जाम्पल, मनी मार्केट एक्टिविटी, ये वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस कॉल मनी मार्केट में रहते ना, इश्यूएंस ऑफ कमर्शियल पेपर्स और ट्रेजरी बिल्स, ये मनी मार्केट एक्टिविटी के इंडिकेटर्स है।
कैपिटल मार्केट एक्टिविटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम्स बीएसई में, एनएसई में, नंबर ऑफ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स और की इंडेक्सेस का परफॉर्मेंस, बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी, ये कैपिटल मार्केट एक्टिविटी का इंडिकेट करता है। कंक्लूजन, ये दो भी, दैट इज मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत वाइटल होते हैं और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में एफिशिएंसी रखते हैं। मनी मार्केट इंश्योर करता है कि लिक्विडिटी और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी को फैसिलिटेट करता है। दूसरी तरफ कैपिटल मार्केट है ना, एवेन्यूज प्रोवाइड कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कैपिटल फॉर्मेशन भी कर इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सपोर्ट करता है। अब हम लोग सिमिलरिटीज देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस वर्सेस इक्विटी ट्रेडिंग। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए ये ट्रेडिंग कंडक्ट कर सकते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और इक्विटी ट्रेडिंग्स। ये दो भी बहुत पॉपुलर है। ये एक एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेजेस है और रिस्क भी। अब डिटेल में कंपैरिजन करेंगे। 1. इक्विटी ट्रेडिंग। ये इक्विटी ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग रहता है, ये भी पब्लिकली ट्रेडेड कंपनीज के जरिए, जैसे स्टॉक एक्सचेंजेस बीएसई और एनएसई की कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। पहले ओनरशिप, तब भी आप इक्विटी शेयर्स मोलेंगे, आप एक कंपनी के पार्ट ओनर बनते हैं विद वोटिंग राइट्स, प्रॉफिट में भी क्लेम कर सकते हैं, वो भी डिविडेंड के फॉर्म में। इन्वेस्टमेंट, ये दोनों के लिए सूटेबल है, वो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। मार्केट इन्फ्लुएंसेस में स्टॉक प्राइस का इन्फ्लुएंस कंपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, मार्केट कंडीशंस के ऊपर, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के ऊपर और इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट पर भी। रेगुलेशन क्या होता है, इसको सेबी गवर्न करता है, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट के लिए प्रोटेक्ट करता है और मार्केट का इंटीग्रिटी मेंटेन करता है। एडवांटेजेस क्या है, इक्विटी ट्रेडिंग के लिए हाई रिटर्न के लिए पोटेंशियल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज, ये सब्सटैंशियल रिटर्न भी कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से देगा। सो कैपिटल एप्रिसिएशन मतलब कैपिटल इंक्रीज इन द वैल्यू कंपेयर टू मार्केट वैल्यू, जो आपके इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। डिविडेंड इनकम, आप डिविडेंड इनकम भी रिसीव करते हैं, शेयर होल्डर से ना इसको रिसीव कर सकते हैं। एक कंपनी का प्रॉफिट का एक पोर्शन होता है। लिक्विडिटी का टाइम पे वो स्टॉक से ना बहुत लिक्विड होते हैं, वो इन्वेस्टर्स को मोलने के लिए, बेचने के लिए बहुत आसान करते हैं। रिस्क क्या है, मार्केट वोलेटिलिटी, स्टॉक प्राइसेस ये बहुत वोलेटाइल है, ये पोटेंशियल लॉसेस को भी लीड करते हैं। कंपनी परफॉर्मेंसेस देखना, एक कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस ये स्टॉक वैल्यू को बहुत डिक्लाइन करता है। अब देखेंगे फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस को डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, बेस्ड ऑन अंडरलाइंग एसेट्स जैसे स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज और करेंसीज। वो ट्रेडर्स को स्पेकुलेशन के लिए अलाउ करते हैं, ये एसेट्स के प्राइस मूवमेंट के लिए। की कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, इसका मतलब कमिटमेंट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को यह ऑब्लिगेट करता है कि बायर को परचेस करने के लिए और सेलर को सेल करने के लिए एक अंडरलाइंग एसेट को प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर और तारीख के ऊपर। स्पेसिफिक डेट नॉर्मली मैक्सिमम 3 महीने। स्टैंडर्डाइजेशन, ये कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज रहते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और डिलीवरी डेट के साथ। लीवरेज, ये फ्यूचर ट्रेडिंग इन्वॉल्व होता है कि मार्जिन, ये ट्रेडर्स को अलाउ करता है कि लार्ज पोजीशंस विथ ए रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ कैपिटल, इसमें ज्यादा जरूरत नहीं है। एडवांटेजेस क्या है, हेडजिंग, इन्वेस्टर्स हेड करते हैं प्राइस मूवमेंट के अगेंस्ट में, वो भी अंडरलाइंग के एसेट के ऊपर। लीवरेज, ये अर्न करने के लिए अपॉर्चुनिटी देता है सिग्निफिकेंट रिटर्न के साथ, छोटा सा इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। रिस्क क्या है, हाई रिस्क, ये लीवरेज एम्पलीफाई करता है लॉसेस को और गेन्स को भी। मार्जिन कॉल्स, अगर मार्केट पोजीशन के अगेंस्ट मूव होता है, ये मार्जिन मेंटेन करने के लिए एडिशनल फंड्स चाहते हैं। ऑप्शंस देखेंगे। की कैरेक्टरिस्टिक्स, राइट नॉट ऑब्लिगेशन, ये होल्डर में ऑप्शंस देते हैं द राइट वाला, लेकिन नॉट ऑब्लिगेशन मतलब कमिटमेंट। तो बाई करने के लिए कॉल ऑप्शन और सेल करने के लिए पुट ऑप्शन। वो अंडरलाइंग एसेट है ना, वो प्री डिटरमाइंड प्राइस पे विद इन ये स्पेसिफिक पीरियड। मिनिमम वीकली एक्सपायरी डेट,
मंथली एक्सपायरी डेट, इसमें मैक्सिमम 3 मंथ एक्सपायरी डेट रहता है। प्रीमियम, ये राइट के लिए बायर प्रीमियम पे करता है। एडवांटेजेस देखेंगे, लिमिटेड रिस्क फॉर बायर्स, ये मैक्सिमम लॉस रहता है ना, वो ऑप्शन बायर को लिमिटेड होता है, वो भी प्रीमियम पेड के ऊपर। फ्लेक्सिबिलिटी, वेरियस स्ट्रेटेजीज के लिए ये ऑप्शन यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हेडजिंग, स्पेकुलेशन और इनकम जनरेशन के लिए। रिस्क देखेंगे, कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शन ट्रेडिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, इसमें एडवांस नॉलेज का भी रिक्वायरमेंट होता है। पोटेंशियल फॉर लॉस, सेलर्स का ऑप्शंस रहते हैं ना, ये लोग पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉस फेस करते हैं, उनके पोजीशन से ये मार्केट अगेंस्ट मूव होता है। अब देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन इक्विटी ट्रेडिंग वर्सेस फ्यूचर फंड्स ऑप्शन ट्रेडिंग। 1. पर्पस, इक्विटी ट्रेडिंग ये इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल है, लुकिंग टू गेन ओनरशिप, वो भी कंपनीज में, एंड बेनिफिट फ्रॉम लॉन्ग टर्म ग्रोथ। F&O के कंपैरिजन में इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है, लुकिंग टू हेडजेस, स्पेकुलेट या लिवरेज देयर पोजीशंस इन मार्केट। अब रिस्क एंड रिटर्न, इक्विटी ट्रेडिंग ये मार्केट में डायरेक्ट एक्सपोजर देता है, कंपनी में स्पेसिफिक रिस्क, हायर रिटर्न का पोटेंशियल देता है और लॉन्ग टर्म में भी। F&O में हायर रिस्क ड्यू टू लेवरेज और कॉम्प्लेक्सिटी का डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, इसके साथ दोनों का पोटेंशियल भी रहता है, सिग्निफिकेंट गेन्स और लॉसेस। इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन, इक्विटी ट्रेडिंग ये दोनों को भी यूज कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। F&O में ये टिपिकल यूज होता है शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज। मार्केट इन्फ्लुएंस, इक्विटी ट्रेडिंग में कंपनी का परफॉर्म पे इन्फ्लुएंस करता है, मार्केट कंडीशंस, ब्रॉडर इकोनॉमिक फैक्टर्स भी। F&O में अंडरलाइंग एसेट्स के ऊपर ये प्राइस मूवमेंट का इन्फ्लुएंस होता है, वोलेटिलिटी और टाइम डिके। कंक्लूजन, ये दोनों इक्विटी ट्रेडिंग और F&O ट्रेडिंग ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत वाइटल रोल प्ले करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स को कैटर करते हैं और ट्रेडर्स को भी वेरिड रिस्क एपिटेट्स और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज। डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, एडवांटेजेस ये अलग अलग रिस्क को एसोसिएट करता है, ये इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है, इन्फॉर्म्ड डिसीजंस और फाइनेंशियल गोल्स को आसान करता है। अब देखेंगे कौन सा ट्रेडिंग बेटर है, क्या फ्यूचर ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग। फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये दो भी डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स है, ये इंडियन ट्रेड मार्केट में ट्रेड होते हैं, इन्वेस्टर्स को हेज करने के लिए अलाउ करते हैं, रिस्क्स और फ्यूचर के लिए स्पेकुलेट करते हैं, एसेट्स प्राइसेस के लिए डायरेक्शन करते हैं। यहाँ डिटेल कंपैरिजन ऑफ फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग देखेंगे। फ्यूचर्स ट्रेडिंग क्या है? एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट ये एक एग्रीमेंट है एक एसेट को मोलने का और भेजने का, जैसे स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज या करेंसीज, वो भी प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर, एक स्पेसिफाइड डेट के ऊपर। ये फ्यूचर क्या है? ऑब्लिगेशन, ये दो पार्टीज बायर एंड सेलर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेट करने के लिए रहते हैं, वो भी एग्रीड प्राइस के ऊपर और एक्सपायरी डेट के ऊपर, वो भी 3 महीने के अंदर। स्टैंडर्डाइजेशन, कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज होते हैं इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी और डिलीवरी डेट। मार्जिन रिक्वायरमेंट मस्ट है, ट्रेडर्स जरूर मेंटेन करना कि ये मार्जिन इनिशियल एंड मेंटेनेंस वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस में आता है। मार्जिन है ना, ये टिपिकली परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू। मार्क टू मार्केट, डेली सेटलमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉसेस ये मार्केट के प्राइस के ऊपर बेस होता है, ये मार्जिन में डेली एडजस्टमेंट करना पड़ता है। लिवरेज, हाई लिवरेज अलाउ करता है, ये लार्ज पोजीशन को कंट्रोल करता है, वो भी रिलेटिवली स्मॉल पोर्शन का कैपिटल आउटले, और ये लॉस को गेन को एम्पलीफाई करता है। एडवांटेजेस क्या क्या है? फ्यूचर्स ट्रेडिंग, लिक्विडिटी, फ्यूचर मार्केट में हाईली लिक्विड होता है, फैसिलिटेटिंग इजी एंट्री एंड एग्जिट। प्राइस डिस्कवरी, फ्यूचर मार्केट एफिशिएंट प्राइस डिस्कवरी में हेल्प करता है ड्यू टू हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम्स। हेडजिंग, ये हेडजिंग में इफेक्टिव टूल होता है अगेंस्ट प्राइस फ्लक्चुएशंस, वो भी अंडरलाइंग एसेट में। थोड़े डिसएडवांटेजेस है। रिस्क, ये हाई लिवरेज सिग्निफिकेंट लॉस को लीड कर सकता है, मैं ऑलरेडी बोला, हाई रिस्क हाई रिटर्न। अगर मार्केट मूव्स में अनफेवरेबली मूवमेंट रहने से, कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें अच्छा अंडरस्टैंडिंग का रिक्वायरमेंट और मार्जिन रिक्वायरमेंट्स और मार्केट डायनामिक्स, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। फ्यूचर्स ट्रेडिंग। अब ऑप्शंस ट्रेडिंग देखेंगे। एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट बायर को देता है द राइट लेकिन नॉट द ऑब्लिगेशन। यहाँ ऑब्लिगेशन का मतलब कमिटमेंट टू बाई और सेल, ये प्री डिटरमाइंड प्राइस का एसेट के ऊपर बिफोर और ऑन एक्सपायरी डेट। ये एक्सपायरी डेट मतलब वीकली, मंथली और मैक्सिमम 3 मंथ्स। इसमें की फीचर्स क्या है देखेंगे। राइट्स वर्सेस ऑब्लिगेशन। बायर्स ऑफ ऑप्शंस, उनको राइट रहता लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं। सो ऑप्शंस के बायर्स को उनको राइट्स रहता लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं रहता, वो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने के लिए। दूसरी तरफ सेलर्स को ऑब्लिगेशन रहता, मतलब कमिटमेंट। बायर ऑप्शन को एक्सरसाइज करता, यहाँ सेलर्स मतलब राइटर्स।
बायर्स माने होल्डर्स। प्रीमियम, ये बायर प्रीमियम पे करता है सेलर को राइट्स के लिए। टाइप्स ऑफ ऑप्शन, इसमें दो ऑप्शन है, कॉल ऑप्शंस। ये अंडरलाइंग एसेट्स को बाय कर सकता है, ये अंडरलाइंग एसेट को सेल भी कर सकता है। अंडरलाइंग एसेट माने स्टॉक, इंडेक्सेस, करेंसी और कोई भी। स्ट्राइक प्राइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ऑप्शंस ट्रेडिंग में। द प्राइस एट विच द ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। एक्सपायरी डेट भी इंपॉर्टेंट है, इसमें डेट है ना विच द ऑप्शन मस्ट बी एक्सरसाइज्ड। ये डिपेंड होता है कि वीकली, मंथली या मैक्सिमम 3 महीने रहता है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में क्या क्या एडवांटेजेस है? लिमिटेड रिस्क फॉर बायर्स, इसमें मैक्सिमम लॉस लिमिटेड रहता है, वो भी प्रीमियम पेड का ऑप्शन से। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें ऑप्शंस यूज कर सकते हैं जैसे बहुत स्ट्रैटेजीज रहते हैं लाइक हेजिंग, स्पेकुलेशन और इनकम जनरेशन। लेवरेज, ये फ्यूचर्स में लेवरेज के ऑप्शंस प्रोवाइड करता है लेकिन लिमिटेड डाउनसाइड रिस्क बायर्स के लिए। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी है। कॉम्प्लेक्सिटी, ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स है, जैसे फैक्टर्स है ना वो टाइम डिके, वोलेटिलिटी और मल्टीपल स्ट्रैटेजीज। टाइम डिके, ये ऑप्शन डिक्रीजेस के टाइम वैल्यू में तब एक्सपायरी डेट नजदीक आता ना, स्पेशली उनके पास तब पैसा नहीं रहता, टोटली मनी लॉस। प्रीमियम कॉस्ट, ये प्रीमियम से ना बायर्स मस्टली पे करना पड़ता है, वो सब्सटैंशियली वोलेटाइल मार्केट हो सकता है। अब देखेंगे कंपैरिजन बिटवीन फ्यूचर्स ट्रेडिंग और ऑप्शंस ट्रेडिंग। ऑब्लिगेशन, फ्यूचर्स में हाँ बोथ पार्टीज के लिए, लेकिन ऑप्शंस में ओनली फॉर द सेलर। रिस्क, अनलिमिटेड पोटेंशियल लॉस, ऑप्शंस में लिमिटेड टू द प्रीमियम पेड। लेवरेज, ये दोनों में भी हाई है, बोथ फीचर्स में और ऑप्शंस में। कॉस्ट, मार्जिन रिक्वायरमेंट्स इन फीचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शंस में प्रीमियम पेमेंट रहता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये फीचर्स में मॉडरेट है, ये ऑप्शंस में हाई है। स्ट्रैटेजीज लोअर, हायर। लेट्स सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। फ्यूचर्स, इसमें इन्वेस्टर प्राइस को एक्सपेक्ट करता है, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज का है, अगले 3 महीने में इंक्रीज के लिए ऐसा वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाई करते हैं। अगर प्राइस रेज होने से उनको प्रॉफिट मिलता, अगर फॉल होने से उनको लॉस मिलेगा। अब देखेंगे ऑप्शंस। अगर सेम इन्वेस्टर कॉल ऑप्शन बोला समझो, वो भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का, अगर प्राइस रेज होने से वो भी स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वो लोग लोअर प्राइस में मोल सकते हैं, लेकिन मार्केट प्राइस पे सेल कर सकते हैं। अगर प्राइस फॉल्स होने से वो लॉस लिमिटेड होता है, वो भी प्रीमियम पेड से। कंक्लूजन, ये समरी में फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत पावरफुल टूल्स होते हैं। सब ये का एक खास एडवांटेजेस है और रिस्क भी। ट्रेडर्स चूज करना पड़ता है कि बेस्ड ऑन द रिस्क टॉलरेंस, मार्केट का आउटलुक और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। द डिफरेंसेस बिटवीन ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग इन द इंडियन स्टॉक मार्केट। ट्रेडिंग में स्टॉक्स बाइंग और सेलिंग का इन्वॉल्वमेंट रहता है और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स फ्रीक्वेंटली माने रेगुलरली, वो भी शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर। इसको ट्रेडर्स कैपिटलाइज करते हैं ऑन शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशंस, वो भी प्रॉफिट्स बनाने के लिए। टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, उसमें ज्यादा टाइप्स है। डे ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग द सिक्योरिटीज, वो भी एक सेम ट्रेडिंग में होता है, स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स में प्रॉफिट लेने के लिए। स्विंग ट्रेडिंग, ज्यादा दिन तक ये स्टॉक्स को होल्ड करना, वीक्स टू कैपिटलाइज करने के लिए और एक्सपेक्टेड अपवर्ड और डाउनवर्ड मार्केट का शिफ्ट से। स्कैल्पिंग, मेकिंग न्यूमरस ट्रेड्स, दिन भर भी वो स्कैल्प, स्मॉल प्रॉफिट मिलता है ईच ट्रेडिंग के हिसाब से। पोजिशनल ट्रेडिंग, ये पोजीशन को एक वीक तक होल्ड कर सकते हैं या महीने तक, वो भी लॉन्गर टर्म मार्केट के ट्रेंड के ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? शॉर्ट टर्म फोकस, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होता है। हॉरिजन मतलब मिनट से लेकर थोड़े महीने तक। ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शंस, इसमें रेगुलरली हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स लीडिंग टू हायर ट्रांजैक्शन कॉस्ट। टेक्निकल एनालिसिस का जरूरत है, ये बहुत चार्ट्स पर रिले होता है, पैटर्न्स और टेक्निकल इंडिकेटर्स फ्यूचर प्राइस मूवमेंट्स तक। रिस्क एंड रिटर्न क्या है? हाई रिस्क ड्यू टू मार्केट वॉलेटिलिटी, लेकिन विद द पोटेंशियल फॉर क्विक सब्सटैंशियल गेन्स के लिए। टू हाई रिस्क टू हाई गेन्स। अब ट्रेडिंग में एडवांटेज देखेंगे। पोटेंशियल फॉर क्विक प्रॉफिट्स, ये ट्रेडर्स है ना वो एडवांटेज ले सकते हैं शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट्स के ऊपर। यूटिलाइजेशन ऑफ लेवरेज, ट्रेडर्स यूज कर सकते हैं वो मार्जिन इंक्रीज करने के लिए, बाइंग पावर और पोटेंशियल रिटर्न्स। फ्लेक्सिबिलिटी, ट्रेडर्स कैन एडेप्ट क्विकली, वो भी मार्केट चेंजेस और न्यू इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। रिस्क भी होते हैं, मार्केट वोलेटिलिटी, ये हाई वोलेटिलिटी सिग्निफिकेंट लॉसेस को ले जा सकता है। इमोशनल स्ट्रेस, मार्केट को कांस्टेंट मॉनिटरिंग करते रहना, ये बहुत स्ट्रेसफुल हो सकता है। ट्रांजैक्शन कॉस्ट, फ्रीक्वेंट ट्रेडिंग, इसके जरिए हायर ब्रोकरेज फीस और टैक्सेस भी। अब इन्वेस्टिंग देखेंगे। इन्वेस्टिंग में इन्वॉल्वमेंट, स्टॉक्स मोलना या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स विद द इंटेंशन ऑफ होल्डिंग देम एक एक्सटेंडिंग पीरियड के लिए, ज्यादा तक सालों या डिकेड्स भी हो सकते हैं। इन्वेस्टर ज्यादा तक उनकी सोच में ग्रेजुअली वेल्थ को बिल्ड करने के लिए, वो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एप्रिसिएशन और डिविडेंड्स के लिए। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टिंग, इसमें बहुत टाइप्स है, पहले देखेंगे वैल्यू इन्वेस्टिंग।
अंडर वैल्यू स्टॉक्स को मोलना, वो भी स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल से, मार्केट वैल्यू रिफ्लेक्ट होने तक उसको होल्ड करना, उसका मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, कंपनीज में इन्वेस्ट करते ना, जो ग्रोथ लेता है वो भी अबव एवरेज रेट अदर कंपनी से कंपेयर करना पड़ता है। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, फोकसिंग ऑन स्टॉक्स, रेगुलर डिविडेंड्स पे करना पड़ता है, प्रोवाइडिंग ए स्टेडी इनकम स्ट्रीम। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टिंग, लॉन्ग टर्म फोकस, लॉन्गर इन्वेस्टमेंट हॉरिजन, ये भी टिपिकली ईयर्स और डिकेड्स होता है। फ्यूअर ट्रांजैक्शंस, बाइंग एंड सेलिंग में लेस फ्रीक्वेंसी रहता है, इसका रिजल्टिंग इन लोअर ट्रांजैक्शंस कॉस्ट। फंडामेंटल एनालिसिस का नीड होता है, एम्फेसिस ऑन कंपनी फंडामेंटल्स, इसमें अर्निंग, रेवेन्यू और मैनेजमेंट क्वालिटी होता है। रिस्क एंड रिटर्न, लो शॉर्ट टर्म रिस्क, मार्केट फ्लक्चुएशंस के हिसाब से, इसके पोटेंशियल फॉर सिग्निफिकेंट लॉन्ग टर्म गेन्स। एडवांटेजेस क्या होते हैं? कंपाउंड ग्रोथ, बेनिफिट्स फ्रॉम द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर टाइम, इसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट रिड्यूस होते हैं। फ्यूअर ट्रेड्स लीड करते हैं कि लोअर ब्रोकरेज फीस एंड टैक्सेस के लिए। लेस स्ट्रेस, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव reduces द नीड फॉर कांस्टेंट मार्केट मॉनिटरिंग, इसमें रिस्क भी होते हैं। मार्केट रिस्क, इसमें वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट्स मार्केट डाउन ट्रेंड से डिक्रीज हो सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से फंड्स टाइट होते हैं, अदर अपॉर्चुनिटीज मिस होने की संभावना है। कंपनी रिस्क, ये कंपनी का पुअर परफॉर्मेंस उसके स्टॉक वैल्यू पे असर पड़ता है। अब देखेंगे कंपैरिजन। टाइम, ट्रेडिंग में ये शॉर्ट टर्म, मिनट्स टू मंथ्स, इन्वेस्टिंग में लॉन्ग टर्म, ईयर्स टू डिकेड्स। फोकस, कैपिटलाइजिंग ऑन शॉर्ट टर्म, इन्वेस्टिंग में बिल्डिंग वेल्थ ओवर टाइम। ट्रांजैक्शन हाई, इसमें लो है इन्वेस्टिंग में। एनालिसिस में टेक्निकल एनालिसिस ट्रेडिंग में, दूसरी तरफ फंडामेंटल एनालिसिस इन इन्वेस्टिंग। रिस्क लेवल हाई ड्यू टू वैलेटिलिटी इन ट्रेडिंग, लोअर short term risk in investing. Return high in short term gains, significant long term growth. Transaction costs high, low. Emotional stress high, lower. अब एक एग्जांपल लेंगे। ट्रेडिंग क्यों के लिए है? ट्रेडर्स में फोकस ऑन हाई वोलेटिलिटी, स्मॉल कैप कंपनीज जैसे सेक्टर्स रहेंगे ना, टेक्नोलॉजी और फार्मास्यूटिकल्स, इसमें रैपिड प्राइस चेंज देख सकते हैं। अब इन्वेस्टिंग देखेंगे। ब्लू चिप स्टॉक्स को इन्वेस्टर्स टारगेट कर सकते हैं। ब्लू चिप स्टॉक्स माने लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, TCS या HDFC बैंक, स्टेबिलिटी के लिए जाने माने हैं और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल भी रहेगा। कंक्लूजन, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग भी उनके यूनिक बेनिफिट्स है और रिस्क भी है। ट्रेडिंग के इन्वेस्टमेंट के बीच में चॉइस रहता है ना, इंडिविजुअल फाइनेंशियल गोल्स पे आधारित होता है। रिस्क टॉलरेंस, टाइम कमिटमेंट और मार्केट नॉलेज, जैसे ट्रेडिंग कैन बी रिवॉर्डिंग बट रिक्वायर्ड सिग्निफिकेंट टाइम एंड एक्सपर्टाइज। इसमें इन्वेस्टिंग टिपिकली इन्वॉल्व होता है। ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी विद ए फोकस ऑन ग्रेजुअल वेल्थ एक्यूमुलेशन। आप देखेंगे कौन सा ट्रेडिंग बेटर है, इंडेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग, अब इंडेक्स ट्रेडिंग देखेंगे। इंडेक्स ट्रेडिंग बाइंग और सेलिंग में इन्वॉल्व होता है। मार्केट इंडेक्स के हिसाब से ये सारे चलते हैं। भारत में पॉपुलर इंडेक्सेस इंक्लूड निफ्टी 50 एंड BSE सेंसेक्स, पिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। की कैरेक्टर्स क्या है देखेंगे। टिपिकली इन्वॉल्व होते हैं कि डेरिवेटिव्स सच एज इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस एज वेल एज एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स। ये इंडेक्स का परफॉर्मेंस को रिप्लिकेट करते हैं। इंडेक्स माने ये ग्रुप ऑफ स्टॉक्स। डाइवर्सिफिकेशन, ये ब्रॉड रेंज ऑफ स्टॉक्स को एक्सपोजर देता है इंडेक्स के अंदर। एक कंपनी का स्पेसिफिक रिस्क को रिड्यूस करता है। मार्केट सेंटिमेंट, इंडेक्स ट्रेडिंग रिफ्लेक्ट करता है कि ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट और इकोनॉमिक कंडीशंस रादर देन इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस। एडवांटेजेस क्या होते हैं? डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क रिड्यूस करता है एसोसिएटेड विद इन्वेस्टिंग ये भी इंडिविजुअल स्टॉक्स बाय स्प्रेडिंग इन्वेस्टमेंट अक्रॉस मल्टीपल कंपनीज विद इन द इंडेक्स। लोअर वोलेटिलिटी, ये इंडेक्सेस होते हैं ना, वो लेस वॉलेटाइल होते हैं इंडिविजुअल स्टॉक के कंपैरिजन में ड्यू टू द डाइवर्सिफाइड नेचर। ईज ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टर्स को अलाउ करता है कि एक्सपोजर गेन करने के लिए मार्केट के एज ए होल विदाउट हैविंग टू पिक इंडिविजुअल स्टॉक्स। हेजिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स और ऑप्शंस ये हेजिंग के लिए यूज कर सकते हैं अगेंस्ट मार्केट डाउनटर्न्स, लेकिन रिस्क भी होते हैं। मार्केट रिस्क, सब्जेक्ट टू मार्केट वाइड रिस्क रहते हैं ना, सच एज इकोनॉमिक डाउनटर्न, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और ग्लोबल इवेंट्स। लिमिटेड अपसाइड, इसमें पोटेंशियल गेन्स लिमिटेड रहते हैं कंपेयर टू इंडिविजुअल हाई ग्रोथ स्टॉक्स। अब स्टॉक्स देखेंगे। स्टॉक ट्रेडिंग में बाइंग और सेलिंग इन्वॉल्व होता है, वो भी इंडिविजुअल कंपनीज के जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होते हैं लाइक NSE और BSE। कैरेक्टरिस्टिक, ओनरशिप,
स्टॉक्स मोलने का मतलब होता है ओनिंग ए पार्ट ऑफ द कंपनी। उसमें वोटिंग राइट्स और डिविडेंड्स पे क्लेम कर सकते हैं। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, स्टॉक प्राइसेस इन्फ्लुएंस होते हैं कि स्पेसिफिक कंपनी का परफॉर्मेंस, मैनेजमेंट डिसीजंस और इंडस्ट्री ट्रेंड्स। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, इंडिविजुअल स्टॉक्स रहते हैं ना, ये सिग्निफिकेंट रिटर्न्स को ऑफर करते हैं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करने से। एडवांटेजेस देखेंगे, हाई पोटेंशियल रिटर्न्स। इंडिविजुअल स्टॉक्स स्पेशली वो हाई ग्रोथ कंपनीज वो सब्सटैंशियल रिटर्न्स को ऑफर करते। डिविडेंड्स, इसमें इन्वेस्टर्स डिविडेंड्स के जरिए रेगुलर इनकम को अर्न कर सकते हैं। कंट्रोल एंड चॉइस, इन्वेस्टर्स सेलेक्ट कर सकते हैं जो कंपनी पर उनको बिलीफ रहेगा ना, वो स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज को ट्रैक कर सकते हैं। इसमें रिस्क भी हो सकता है। हाई वोलेटिलिटी, इंडिविजुअल स्टॉक्स ये हाईली वोलेटिल हो सकते हैं सब्जेक्ट टू कंपनी स्पेसिफिक रिस्क, जैसे पुअर अर्निंग्स रिपोर्ट्स या मैनेजमेंट इश्यूज। उसमें थरो एनालिसिस भी रहते हैं। इसमें थरो रिसर्च एनालिसिस चाहिए एक कंपनी को टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, जैसे फंडामेंटल एनालिसिस। लिक्विडिटी, छोटे कंपनी के स्टॉक्स रहते हैं ना, वो लोअर लिक्विडिटी, ये बहुत हार्ड हो सकते हैं लाइक बाय करने के लिए, सेल करने के लिए लार्ज क्वांटिटीज में विदाउट अफेक्टिंग द प्राइस। अब हम कंपैरिजन देखेंगे इंडेक्स ट्रेडिंग में और स्टॉक ट्रेडिंग में। फोकस ट्रेडिंग, इंडेक्स ट्रेडिंग में ब्रॉड मार्केट परफॉर्मेंस, ये स्टॉक ट्रेडिंग में इंडिविजुअल कंपनी परफॉर्मेंस। इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स फ्यूचर्स, ऑप्शंस, स्टॉक्स। इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडेक्स ट्रेडिंग, instruments are index futures, options in stock trading, ETFs, individual stocks. Diversification, high across all companies in index. Low to medium depends on portfolio. Volatility, ये stock trading से compare करने से lower due to diversification, higher especially for small cap stocks. Risk level, market risk, stock trading में company specific market risk. रिसर्च रिक्वायरमेंट, लोअर इंडेक्स ट्रेडिंग में ओवरऑल मार्केट पे फोकस करना। स्टॉक ट्रेडिंग में हायर, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज। रिसर्च रिक्वायरमेंट में ये जरूरत रहता है कि स्टॉक ट्रेडिंग में रिक्वायर्स इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ कंपनीज। पोटेंशियल रिटर्न्स, मॉडरेट, अलाइंस विद मार्केट ट्रेंड्स। स्टॉक ट्रेडिंग में हाई, ये इंडिविजुअल स्टॉक परफॉर्मेंस पे डिपेंड होता है। यूज फॉर हेजिंग, इफेक्टिव। एक एग्जांपल देखेंगे, इंडेक्स ट्रेडिंग, निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें टॉप 50 कंपनीज इंक्लूड होते हैं। इसमें BSE सेंसेक्स, इसमें वेल एस्टैब्लिश्ड 30 कंपनीज एस्टैब्लिश होते हैं और कॉमनली ट्रेडेड इंडाइसेस। स्टॉक ट्रेडिंग, ये पॉपुलर स्टॉक्स भी लार्ज कैप कंपनीज जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स और मोर एग्रेसिव ग्रोथ के लिए। कंक्लूजन, कौन सा ट्रेड बेटर है? ये दोनों ही इंडेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक ट्रेडिंग में इनमें एडवांटेजेस है। ये सब टाइप के इन्वेस्टर्स को कैटर करते हैं। ये इंडेक्स ट्रेडिंग बहुत सूटेबल होता है कि डाइवर्सिफाइड एक्सपोजर के लिए, वो मार्केट का लोअर वोलेटिलिटी के लिए। स्टॉक ट्रेडिंग है ना, इन्वेस्टर्स के लिए आइडियल है, हायर रिटर्न्स के लिए है, वो भी इंडिविजुअल स्टॉक सिलेक्शन के जरिए। आपके फाइनेंशियल गोल्स को अंडरस्टैंड करना, रिस्क टॉलरेंस और मार्केट नॉलेज भी क्रूशियल होता है, वो भी राइट अप्रोच के लिए। राइट अप्रोच ऑफ इंडेक्स ट्रेडिंग या स्टॉक ट्रेडिंग। अगला टॉपिक, टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में बहुत टाइप्स के ट्रेडर्स रहते हैं, एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी से, रिस्क एपेटाइट्स और टाइम हॉरिजन्स। एक डिटेल ओवरव्यू में प्राइमरी टाइप्स ऑफ ट्रेडर्स देखेंगे, एक के बाद एक को हम देखेंगे। डे ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स स्टॉक्स को मोलना और बेचना विद इन द सेम ट्रेडिंग डे, ज्यादातर क्लोजिंग ऑल पोजीशन बाय द एंड ऑफ द डे, उन लोग को डे ट्रेडर्स कहते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? टाइम हॉरिजन बहुत शॉर्ट टर्म, टिपिकली मिनट्स से आवर्स तक होते हैं। उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है? कैपिटलाइज ऑन स्मॉल प्राइस मूवमेंट्स विद इन ए सिंगल ट्रेडिंग डे। उसमें टूल्स क्या यूज होते हैं? डे ट्रेडिंग में टेक्निकली एनालिसिस यूज करते हैं, चार्ट्स और रियल टाइम मार्केट डेटा भी। इसमें रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या होते हैं? हाई रिस्क, मार्केट वोलेटिलिटी और लेवरेज के जरिए। पोटेंशियल फॉर क्विक प्रॉफिट्स, शॉर्ट पीरियड में सब्सटैंशियल रिटर्न्स को अर्न कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखेंगे, एक ट्रेडर दिन में वोलेटाइल शेयर मोल रहा है समझो, वो शेयर्स को मार्केट क्लोज करने के पहले ही बेच रहा है समझो, वो भी इंट्राडे प्राइस स्विंग्स के प्रॉफिट के जरिए। अगला स्विंग ट्रेडर्स, ये ट्रेडर्स है ना, ये स्टॉक्स को ज्यादा दिन होल्ड करते हैं, कई वीक्स तक, शॉर्ट टर्म मीडियम के प्रॉफिट के लिए, प्राइस मूवमेंट्स के लिए। कैरेक्टरिस्टिक्स,
इसमें टाइम शॉर्ट से मीडियम टर्म तक, मतलब थोड़े दिन से थोड़े हफ्ते तक। ऑब्जेक्टिव ट्रेंड को कैप्चर करना या मार्केट के स्विंग्स के हिसाब से क्या क्या टूल्स यूज कर रहे हैं देखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस को फंडामेंटल एनालिसिस से कंबाइन करना, क्या क्या रिस्क एंड रिवार्ड्स होते हैं। मॉडरेट रिस्क, लेस एक्सपोजर टू इंट्राडे वोलेटिलिटी लेकिन सब्जेक्ट टू ओवरनाइट मार्केट रिस्क। पोटेंशियल फॉर स्टडी गेन्स, इसमें कंसिस्टेंट रिटर्न्स अचीव कर सकते हैं ज्यादा टाइम तक। एक एग्जांपल हम देखेंगे। स्टॉक में बुलिश ट्रेड को ट्रेडर आइडेंटिफाई करता है और ज्यादा हफ्ते के लिए तक होल्ड करने के लिए, ट्रेंड पीक में आने तक। अगला स्कैल्पर्स, ट्रेडर्स हर दिन ज्यादा ट्रेड करते हैं। हर ट्रेड में उनको स्मॉल प्रॉफिट लेकर स्कैल्प करना। टाइम हॉरिजन, सबसे शॉर्ट टर्म, मतलब सेकंड से लेकर मिनट्स तक। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता? इनको स्मॉल प्राइस चेंजेस में प्रॉफिट मिलता। टूल्स क्या यूज कर रहे हैं? स्कैल्पिंग, हाई स्पीड ट्रेडिंग में प्लेटफॉर्म्स और रियल टाइम डेटा। रिस्क और रिवॉर्ड्स क्या है? हाई रिस्क, इसमें प्रिसिशन चाहिए और क्विक डिसीजन मेकिंग भी चाहिए। स्मॉल फ्रीक्वेंट प्रॉफिट्स, ये हाई वॉल्यूम ऑफ ट्रेड्स पे रिले करता है, सिग्निफिकेंट रिटर्न्स के लिए जनरेट करता है। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। एक ट्रेडर डजन्स या हंड्रेड्स ऑफ ट्रेड्स को एक दिन के अंदर ट्रेड करता है और प्रॉफिटिंग है ना माइनर प्राइस फ्लक्चुएशन से। अगला पोजीशन ट्रेडर्स, इनमें ट्रेडर्स है ना ज्यादा महीने तक, कई साल तक इन्वेस्ट करते हैं। ये लोग लॉन्ग टर्म पर फोकस करते। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम लॉन्ग टाइम, इसमें भी कई महीने से सालों तक। ऑब्जेक्टिव बेनिफिट फ्रॉम मेजर मार्केट ट्रेंड्स। पोजीशन ट्रेडिंग, इसमें क्या क्या टूल्स पोजीशन ट्रेडिंग में यूज करते हैं देखेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एंड मार्केट ट्रेंड्स। इसमें रिस्क और रिवार्ड्स क्या है? लोअर रिस्क, reduced exposure to short-term market volatility. Potential for significant gains. Substantial returns achieve कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स को कैपिटलाइज कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखेंगे। एक ट्रेडर एक कंपनी के शेयर्स बाय करने के बाद वो सोचता कि सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट के लिए अगले कई साल तक वो एक पोजीशन होल्ड करने के लिए ये रियलाइजेशन को लॉन्ग टर्म गेन्स कहते हैं। अगला आर्बिट्रेज ट्रेडर्स, जो ट्रेडर्स एक्सप्लॉइट करते हैं ना price differences of the same asset in different markets of firms. Characteristics, time, short term opportunity के हिसाब से डिपेंड होता है। Objective, profit from price discrepancies. Tools, advanced algorithms and real time data. Risks और rewards क्या है? Low risk, typically low risk strategy. ये इन्वॉल्व होता है कि simultaneous buy and sell auctions. मॉडेस्ट रिटर्न्स, जनरली स्मॉल प्रॉफिट्स हर ट्रांजैक्शन में, लेकिन हाई फ्रीक्वेंसी कैन यील्ड सिग्निफिकेंट टोटल रिटर्न्स। हम अब एक एग्जांपल लेंगे। एक ट्रेडर स्टॉक मोलने के बाद अंडर वैल्यू में एक्सचेंज से परचेज कर लिया और साइमल्टेनियसली भेज रहा है अगला एक्सचेंज को, वो भी ओवर वैल्यू से। अगला मोमेंटम ट्रेडर्स, ट्रेडर्स जो स्टॉक्स को मोलते ना, उनको अपवर्ड ट्रेंड एक्सपीरियंस रहता, वो लोग ट्रेंड रिवर्स होने के बाद इसको भेजते। कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइम शॉर्ट से लेकर मीडियम टर्म तक डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्रेंड। ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट फ्रॉम कंटिन्यूइंग ट्रेंड्स। इसमें क्या टूल्स यूज कर रहे हैं? मोमेंटम इंडिकेटर्स और ट्रेंड फॉलोइंग स्ट्रेटेजीज। क्या रिस्क्स और रिवार्ड्स रहते हैं? मॉडरेट टू हाई रिस्क, ट्रेंड्स कभी भी रिवर्स हो सकते हैं। पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स, प्रॉफिटिंग फ्रॉम सस्टेन ट्रेंड्स कैन यील्ड सिग्निफिकेंट गेन्स। अब एक एग्जांपल लेंगे। ये एक ट्रेडर स्टॉक्स को बाई करता है, वो एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मूवमेंट दिखा रहा है, वो भी ओवर द फ्यू डेज। तब ये रिवर्सल साइंस दिख रहा है ना, तब ये भेज रहा है। कंक्लूजन, इंडियन मार्केट में एक एक टाइप का ट्रेडर एक डिस्टिंक्ट अप्रोच और स्ट्रेटेजी रखता है, डिफरेंट फाइनेंशियल गोल्स को कैटरिंग करने के लिए। रिस्क टॉलरेंस एंड मार्केट कंडीशंस भी। कैरेक्टरिस्टिक्स को अंडरस्टैंड करना, रिस्क और रिवॉर्ड्स, और एसोसिएट करता है कि ईच टाइप ऑफ ट्रेडिंग कैन हेल्प इंडिविजुअल्स स्ट्रेटेजी चूज करने के लिए वो बेस्ट अलाइंस विद देयर इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स।